Hey friends, welcome back to the latest Lord of the Mysteries video. नहीं AI नहीं है, मैं ही बोल रहा था इस तरह से, थोड़ा सा मजाक कर रहा था आप लोगों के साथ ताकि वीडियो स्टार्ट होती है आप लोग सेटिंग्स में अपना वॉइस चेंज करने की कोशिश करो। बट हाँ, ये लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज की 26th वीडियो है, AI नहीं है, ठीक है, एकदम रियल है, मैं भी रियल, आवाज भी रियल। और इस वीडियो के अंदर हम जा रहे हैं फॉगी टाउन के अंदर। याद है ना, पिछली वीडियो में क्लाइन गया था एंटिगनस नोटबुक को चोरी करने के लिए, चोरी तो नहीं कर पाया लेकिन क्लाइन को खुद ही कोई चुरा लिया। मेरे कहने का मतलब क्लाइन हो गया है गायब, ठीक है, ऐसे हमारे रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो किसी और ही जगह पे पहुंच गया है जिसे हम फॉगी टाउन कहते हैं। अब इस जगह को फॉगी टाउन ही क्यों कहते हैं वो आपको 2 मिनट के अंदर पता चल जाएगा। बट आज की वीडियो में जो चीजें होने वाली है, जिस तरह की कांड होने वाले हैं, ठीक है, मजा ही आ जाएगा। इनफैक्ट मेरे हिसाब से आज वाली जो वीडियो है ना, वो 4th बुक की वन ऑफ द बेस्ट वीडियो होने वाली है, क्योंकि है ही ऐसा कंटेंट इसके अंदर। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो। सो यस, क्लाइन पूरी तरह से इरेज हो गया था, मतलब चाइनीज गेट के पीछे था वहां से। एंड अब जब उसको होश आता है, थोड़ा सा उसको पता चलता है मैं कहां हूं, तो वो कहीं और ही पहुंच चुका है। इस जगह के आसपास काफी ज्यादा फॉग था एंड क्लाइन कुड फील कि आगे जो है ना एक छोटा सा टाउन है, इसीलिए इस जगह का नाम क्लाइन मन में फॉगी टाउन सोच लेता है। नाउ ये जो टाउन था ये बहुत ही खतरनाक सा था, खतरनाक एज इन बहुत सिंपल था, क्योंकि इस ऐसी जगह पे एक्सपेक्टेशन आपकी क्या होगी कि टाउन बहुत ही अजीब सा होगा, लेकिन नहीं, सिंपल था, इसलिए खतरनाक बोल रहा हूँ। खतरनाक है, पता चलेगा आगे। टाउन में एक्चुअली एक कैथीड्रल दिख रहा था जिसके आसपास ब्रेड शॉप्स थे, मिल्स थे, टाउन में बिल्डिंग्स वगैरह थी, सब कुछ नॉर्मल, राइट। लेकिन टाउन के अंदर एक भी इंसान नहीं दिख रहा था। अब क्लाइन को ये जो टाउन है वो थोड़ा सा फेमिलियर तो लग रहा है। थोड़ा सोचने के बाद उसको याद आता है कि मतलब ये वो क्या देख रहा है बेसिकली। याद है 3rd बुक के अंदर रूइंस ऑफ बैटल वाले वाटर के अंदर क्लाइन गया था, मतलब जहां पे गॉड्स का बैटल हुआ था एंड ऑल दैट। वहां पे रात के टाइम पे जो खतरा होता है ये काइंड ऑफ वैसा ही लग रहा था। सोनिया सी के ईस्ट साइड में आने के बाद अगर कोई रात को सोया नहीं या सपनों की दुनिया में ना जाए तो अगले दिन वो इंसान गायब मिलता है कि नहीं। क्लाइन को याद आया कि एक बार जब वो सपने में था तब उसने दूर एक अजीब और शांत जगह देखी थी जहां धुंध से भरा एक शहर था, राइट। तो ऐसे में क्लाइन को लगने लगा था कि रूइंस ऑफ बैटल ऑफ गॉड्स में जो भी लोग रात को गायब होते हैं वो शायद इसी शहर में आ जाते हैं। और अब वो खुद यहाँ पहुंच चुका है, मतलब ठीक है, अलग मेथड से पहुंचा है, उस वाटर से नहीं, गायब हो गया लिटरली, बट ठीक है, पहुंच गया है। अब ये सब जो है वो रात से जुड़ा है, राइट। और टारगेट ऐसे गायब होता है जैसे एकदम मिटा दिया गया हो। तो चर्च की उस बड़ी मेंबर की पावर दुश्मनों को डायरेक्ट मारती नहीं है। तब उस लेडी की बात हो रही है जो कि गायब कर देती है सील्ड आर्टिफैक्ट, याद है 0-17 आई गेस सील्ड आर्टिफैक्ट नाम है उसका। तो वो लोगों को मारती नहीं है, गायब करके इस जगह पे भेज देती है। एंड जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये जो भी जगह है फॉगी टाउन, यहां से कोई वापस आया नहीं है, क्योंकि उस वाटर में, कर्स्ड वाटर में भी जो गायब होता है वो वापस आता नहीं है। बट इससे एक और बात प्रूव होती है कि जो लोग भी गायब हुए, चाहे वो कर्स्ड वाटर में हो, चाहे ये सील्ड आर्टिफैक्ट 0-17 के कारण, ये लोग मरे नहीं हैं, जिंदा ही हैं, जस्ट दैट फॉगी टाउन में है, और यहाँ से हमारे रियल वर्ल्ड में वापस नहीं आ पाते। वैसे जिंदा है कि नहीं वो भी थोड़ी देर में आपको पता चलेगा। फॉर नाउ क्लाइन का तो एक ही मकसद था कि उसे इस जगह से कैसे भी जल्दी से जल्दी निकलना है। ठीक है क्लाइन भैया, ट्राई करके देख लो, कहीं आप ही निकल पाओ, पहले इंसान बन जाओ। मतलब पहले नहीं, लेकिन मतलब कोई निकलता नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात, इमोशन समझो। अब क्लाइन मोरेटी यहाँ अपने ओरिजिनल रूप में था, मतलब लिटरली क्लाइन मोरेटी ही था, क्योंकि वो ड्वेन डांटिस गेडमैन स्पैरो कुछ भी हो सकता है। नहीं, क्लाइन मोरेटी। क्लाइन चेक किया, उसके पास अपना क्रीपिंग हंगर है जिसका इस्तेमाल वो कर सकता है। तब सबसे पहले क्लाइन अजिक का कॉपर विसल निकालता है, उसको ब्लो करता है कि कहीं मैसेंजर इस जगह पे आए, लेकिन नहीं, मैसेंजर यहाँ नहीं आ पाता। एंड इससे मतलब ऑब्वियस है, क्लाइन को लगा भी है कि ये जगह जो है वो डायरेक्टली स्पिरिट वर्ल्ड से अलग कर दी गई है। यहाँ का हालत देखकर क्लाइन को समझ में आ गया कि ट्रैवलिंग का भी यूज नहीं किया जा सकता, मतलब ठीक है, क्रीपिंग हंगर से ट्रैवलिंग करके कहीं और पहुंच जाओ, नॉट पॉसिबल। उसे एहसास हुआ कि यहाँ से बाहर की दुनिया में कांटेक्ट करने का कोई भी सिंपल तरीका है ही नहीं, तभी तो जो लोग आज तक इधर आए हैं वो कभी बाहर नहीं निकल पाए। उसने सोचा कि इस जगह से बाहर निकलना तो सेंट्स के लिए भी बहुत मुश्किल काम होगा। क्लाइन तो अभी तक मतलब सीक्वेंस 4 भी नहीं पहुंचा, लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, क्लाइन के पास एक चीट कोड है, उस चीट कोड का नाम है ग्रे फॉग। तो बस क्लाइन तुरंत ग्रे फॉग में पहुंचने का अपना रिचुअल मारता है, लेकिन ग्रे फॉग भी नहीं जा पाया। तो क्लाइन का जो एक मेजर चीट कोड है वो भी यहाँ खत्म, क्लाइन ग्रे फॉग में नहीं जा सकता है। अब खोजो कैसे निकलोगे यहाँ से। अब क्लाइन को लगता है कि इस जगह का रात से बहुत गहरा कनेक्शन है, एक हाई रैंकिंग मेंबर से सामना होने के बाद उसको यहाँ भेज दिया गया, राइट। उसने सोचा कि क्या ये कोई ऐसी प्रिजन हो सकती है जो गॉडेस ने खुद बनाई हो, लेकिन वो मदर ऑफ कंसीलमेंट है, तो शायद वो लोगों या चीजों को डायरेक्टली एक कंसील्ड स्टेट में भेज देती हैं, जिसके बाद रियल वर्ल्ड के लोग उन्हें कभी ढूंढ नहीं पाते। अब इस पॉइंट पे आप व्यूअर्स थोड़ा सा हड़बड़ा रहे होंगे कि क्लाइन अब इस जगह से निकलेगा कैसे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्लाइन की अगली टैरो क्लब मीटिंग मतलब होगी ना, तो
क्लाइन जो अपना मिस्टर फूल है वही नहीं रहे तो टैरो क्लब मीटिंग कैसा? सबको शक नहीं होगा कि मिस्टर फूल भी मतलब एकदम सर्वशक्तिमान नहीं है। वेल, क्लाइन इसके बारे में पहले ही सोच लिया था। देखो, जब क्लाइन एंटिगनस नोटबुक को चोरी करने गया था तो उसको ये नहीं पता था कि उसके साथ इतना भयानक कुछ हो जाएगा, लेकिन इतना आइडिया था क्लाइन को कि भैया मैं पकड़ा जा सकता हूं, अगर मैं पकड़ा गया तो 1-2 हफ्ता लग सकता है छूटने में, तो वो इन एडवांस ही नेक्स्ट वीक के टैरो क्लब गैदरिंग को कैंसिल कर चुका है, तो वो एक प्रॉब्लम नहीं है। तो हाँ, ये एक अच्छी बात है। लेकिन क्लाइन अब सोचता है कि चलो फॉगी टाउन को एक्सप्लोर तो करना होगा सामने, तो क्लाइन अपने पास से सिनोर को निकालता है। हाँ, वही सिनोर जिसका कंडीशन भी बहुत बैड है, लेकिन कुछ देर के लिए अभी भी क्लाइन इसका इस्तेमाल कर सकता है। और हाँ, जैसे जैसे क्लाइन का मैरियनेट वाला पोर्शन डाइजेस्ट हो रहा है, उसका कंट्रोल और अच्छा हो रहा है। लाइक अब वो सिनोर को 120 मीटर दूर से भी कंट्रोल कर सकता है। इनफैक्ट क्लाइन ने नोटिस किया कि अब स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स पे कंट्रोल पाना और किसी को मैरियनेट बनाने का टाइम जो था ना क्लाइन का, वो पहले से काफी कम हो गया है। अगर उसके सामने कोई ऐसा दुश्मन हो जिसकी स्पिरिट बॉडी उसकी जितनी ही स्ट्रांग हो, तो कंट्रोल शुरू करने में सिर्फ 16 सेकंड्स लगेंगे और पूरी तरह मैरियनेट बनाने में 4 मिनट का वक्त लगेगा। जो भी हो, अभी तो सिनोर है, भले ही बहुत ज्यादा कंटामिनेटेड है। याद है ना, क्वीन मिस्टिक उसको कंटामिनेट की थी, जिसकी मदद से ही क्लाइन कैथीड्रल को मतलब इन्फिल्ट्रेट कर पाया था। बोली थी क्वीन मिस्टिक कि तुम्हारा सिनोर बचेगा नहीं, तो वही हाल है सिनोर का, लेकिन थोड़े देर यूज हो सकता है। तो हाँ, जितनी देर यूज हो सकता है उतने में क्लाइन उसको भेजा कि भाई तू आगे जा, फॉगी टाउन में देख क्या हो रहा है। वहां जो घर वगैरह थे, जो भी बिल्डिंग्स थे, उसके बहुत सारे घरों के मतलब दरवाजे खुले थे, जैसे वो बाहर से आने वाले लोगों का वेलकम कर रहे हो। अपने मैरियनेट की नजर से क्लाइन ने देखा कि एक टेबल पर आधा खाया हुआ व्हाइट ब्रेड का टुकड़ा रखा था। वहां रेड वाइन के ग्लासेस बिखरे हुए थे, सिल्वर के चम्मच कांटे भी पड़े थे। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई मजे से डिनर कर रहा था, पर वहां कोई मौजूद था नहीं। तो ये सब है क्यों? ऐसा लग रहा था जैसे उन घरों का मालिक अचानक हवा में ही गायब हो गया हो। मतलब एकदम उस तरह से ही हर चीज अस्त व्यस्त था ना। वहां पे एक मिल भी था, राइट? तो मिल के अंदर हवा से चलने वाली चक्की भी बिना किसी आवाज के घूम रही थी, लेकिन वहां फ्लोर पर बिखरे हुए आटा के अलावा और नया आटा नहीं था। क्लाइन को ये सब देखकर कुछ जाना पहचाना लगा। उसने सोचा कि शायद पहले इसके बारे में वो कहीं तो सुना है। वो थोड़ा परेशान हुआ, अपने मैरिनेट की मदद से आसपास देखते हुए पुरानी बातों को याद करने की कोशिश करने लगा। जब वो ड्रीम डिविनेशन के जरिए अपने सवालों का जवाब ढूंढने की सोच ही रहा था, तभी उसके दिमाग में सही आंसर आ गया। ऐसा ही कुछ हॉर्नेशियस माउंटेन रेंज के सबसे ऊंची चोटी पर मिले पुराने रूइंस में भी हुआ था। पुरानी किताबों के मुताबिक वहां की बिल्डिंग्स और उनका सामान बिल्कुल सही हालत में था। यहाँ तक कि दीवारों की पेंटिंग्स भी खराब नहीं हुई थी। टेबल पर चम्मच कांटे लगे हुए थे और प्लेट्स पर पुराने खाने के निशान थे। कुछ कमरों में तो शराब की आधी भरी बोतल्स भी थी, जो अब पानी जैसी हो गई थी। जिसने ये जगह ढूंढी थी उसका मानना था कि वहां रहने वाले लोग अचानक से गायब हो गए थे। हॉर्नेशियस माउंटेन की बात कर रहा हूँ। क्लाइन को लगा कि क्या इस फॉगी टाउन और हॉर्नेशियस माउंटेन रेंज का कोई कनेक्शन है। उसने सोचा कि जिससे वो बचने की कोशिश कर रहा था, क्या घूम फिर कर वहीं पहुंच गया? क्या एंटिगनस नोटबुक चुराने ही इसलिए गया था ताकि क्लाइन को हॉर्नेशियस माउंटेन जाके सीक्वेंस 4 का फॉर्मूला नहीं निकालना पड़े? लेकिन क्या वो वहीं पहुंच गया है? क्या कनेक्शन है फॉगी टाउन और हॉर्नेशियस माउंटेन का? तो ये सब सोच के क्लाइन का चेहरा अजीब सा हो गया और उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि भैया उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। सिर्फ एक जैसा नजारा देख के वो किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकता था। तो नॉट श्योर, बट हाँ, ये थॉट प्रोसेस है उसका। क्लाइन ने एक गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। उसने रात सिनोर को कंट्रोल करते हुए उस शहर को मतलब के और अंदर भेजा। तभी उसको हल्की कदमों की आवाज सुनाई दी। क्लाइन डर गया और जल्दी से मिल के अंदर जाके छुप गया और अपने मैरिनेट को रोक दिया। कुछ ही सेकंड्स में रात सिनोर ने देखा कि एक लेडी पास की गली से बाहर आ रही है। उसने सफेद रंग के कपड़े पहने हुए थे, उसके बाल पीछे बंधे हुए थे, जिससे उसकी सुंदर गर्दन साफ दिख रही थी, सुराहीदार गर्दन। वो देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, ठीक है। एंड ये जो औरत थी वो सिनोर को तुरंत नोटिस कर लेती है और बोलती है, अरे ये तो तुम हो सिनोर, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि तुम एक मैरियनेट बन गए। मतलब कि ये लेडी सिनोर को देख के तो पहचान गई कि ये सिनोर है सी वाला, और ये भी समझ गए कि ये मैरियनेट बन चुकी है। समझ रहे हो, पावरफुल लेडी है। लेडी आगे कहती है कि अगर एवरनाइट की पावर्स ने तुम्हें इतना ज्यादा कंटामिनेट नहीं किया होता तो मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाती। सिनोर भी जवाब देता है कि ठीक है, हाँ मैं हूं मैरियनेट, अपने मास्टर को 1 महीने से सर्व कर रहा हूं। ध्यान रहे, यहाँ बात सिनोर और इस लेडी के बीच हो रही है, क्लाइन छिपा हुआ है। ऑफ कोर्स क्लाइन ही सिनोर को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। एंड क्लाइन एक बात समझ जाता है इस लेडी को देख के कि ये क्लियरली डीमोनिस है। डीमोनिस पाथवे ना उससे ही है, एंड उसमें भी काफी ऊपर लेवल पे है। अब इस पॉइंट पे ये जो डीमोनिस है वो कहती है, मतलब सिनोर के थ्रू क्लाइन से कह रही है, लेकिन कह सिनोर को रही है कि तुम जो भी हो, जो मैरिनेट संभाल रहे हो, एक्टिंग बढ़िया कर रहे हो, तुम्हारी जो मैरिनेटिस्ट की पोशन है ना वो अच्छे से पच जाएगी। मतलब कि इस लेडी को ये भी पता है कि जो मेन बंदा है वो सीयर पाथवे से है और उसमें भी सीक्वेंस 5 मैरिनेट है। देन ये लेडी पूछती है कि क्या तुम सीक्रेट ऑर्डर ऑर्गेनाइजेशन से हो? बाप रे, ये लेडी तो काफी ज्यादा नॉलेजेबल है। क्लाइन सिनोर के थ्रू रिप्लाई करता है कि जरूरी नहीं है कि हर सीयर पाथवे वाला सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन से ही हो। ये लेडी कहती है, अरे डोंट बी ऑफेंडेड, ये सब मैटर करता भी नहीं, क्योंकि हम लोग जहां फंस गए हैं ना, ठीक है, यहाँ इटर्निटी
इटर्निटी के लिए फंसे हैं, अनलेस तुम हमारी मदद करो, क्योंकि तुम मेरे साथ मिलकर अगर वर्क करते हो तो हम लोग इस प्लेस से निकल सकते हैं। क्लाइंट बोलता है ओके, इस बारे में सोचा जा सकता है। अगेन सेनोर के थ्रू बोल रहा है एंड क्लाइंट पूछता है व्हाट्स योर नेम। लेडी बताती है मेरा नाम है पैनाटिया, नाम याद रखना ढंग से। क्लाइंट सेनोर के थ्रू नजदीक से देखा एंड ही कैन सेंस कि वो इस औरत को कहीं तो पहले देखा है। इनफैक्ट इस औरत की जो आवाज है ना वो भी सुनी सुनी सी लग रही है। ये औरत क्लाइंट से पूछती है तुम्हारा नाम क्या है? क्लाइंट वाज लाइक मेरा नाम है गेरमन स्पैरो। देन औरत पूछती है कि गेरमन स्पैरो, वाओ, तो तुम ऐसा क्या किए कि तुमको मतलब एवरनाइट चर्च वाले उस सील्ड आर्टिफैक्ट 017 को भेज के तुमको गायब करवा दिए। क्लाइंट बोलता है कि मैं इन्फिल्ट्रेट करने चला गया था सेंट सैमुअल कैथीड्रल के चाइनीज गेट को ही, एक सील्ड आर्टिफैक्ट मुझे चाहिए था। ये नहीं बताया क्या चाहिए था। जो भी हो, लेडी बोलती है पास्ट इज पास्ट, अब आगे की सोचते हैं, हम दोनों यहाँ फंसे हैं, राइट, हम दोनों को यहाँ से निकलना है। तो क्लाइंट पूछता है हाँ काम करते हैं साथ में, सबसे पहले तो तुम यही बता दो कि तुम इस जगह के बारे में क्या क्या जानती हो, बिकॉज ऑफ कोर्स तुम यहाँ मेरे से ज्यादा टाइम से रही हो। डिमिनस कहती है कि ये जगह ना तो रियल वर्ल्ड है, ना स्पिरिट वर्ल्ड और ना ही एस्ट्रल वर्ल्ड, ये किसी तरह की सीक्रेट और हिडन स्टेट में है। डिमिनस कहती है कि मैं इस शहर और इस शहर के बाहर का जितना भी एरिया है ना सबको एक्सप्लोर कर चुकी हूँ, पर मुझे आज तक यहाँ से निकलने का कोई क्लू नहीं मिला है। बस एक ही जगह मैं एक्सप्लोर नहीं की हूँ और वो है ये कैथीड्रल जो इस शहर के अंदर है, एंड मतलब इसी कैथीड्रल के अंदर जो है ना सारे राज छुपे हुए होंगे। क्लाइंट ऑब्वियसली पूछता है कि तुम जब सब कुछ एक्सप्लोर कर ली हो तो फिर कैथीड्रल को क्यों नहीं एक्सप्लोर करी, मतलब ये तो बहुत अजीब बात है। पैनेटिया जो डीमनेस है वो कहती है कि मेरी इंट्यूशन मुझे कहती है ना कि उसके अंदर बहुत ज्यादा खतरा है, तो मैं गई नहीं उधर। लेकिन अब तुम्हारा सेनोर तुम्हारे साथ है, राइट, सेनोर को भेजने में आगे कोई दिक्कत नहीं है, स्काउट कर सकता है, भेजो उसको कैथीड्रल के अंदर, पता करते हैं भाई अंदर क्या है। वैसे पैनेटिया जो डीमनेस है वो बताती है कि यहाँ आके भी कई लोग गायब हो जाते हैं। लाइक अगर आप फूड खाने की कोशिश करते हैं जो यहाँ रखा हुआ है, या पानी पीने की कोशिश, कुछ भी, तो आप गायब हो जाओगे। कैथीड्रल के अंदर जो गए वो भी खत्म हो चुके हैं, मतलब वो अपनी डिफिनेशन से फील कर सकती है इस बात को कि लोग खत्म हुए हैं। क्लाइंट सोच रहा था कि खाना तो चाहिए ही ना, तो यहाँ जो लोग फंसते होंगे उनको खाना मिलेगा नहीं, कुछ खा लिए तो गायब हो जाएंगे, तो सरवाइव कैसे करेंगे। क्लाइंट पूरा डर गया। क्लाइंट डरते डरते पूछता है कि तुम कब से हो इस जगह पे, और वो कहती है ऑलमोस्ट 6 महीना से, ऑलमोस्ट हाफ ईयर से मैं इधर ही हूँ। वो बताती है कि यहाँ सरवाइव करने के लिए लोग एक दूसरे को खाने लग गए हैं, मतलब समझ जाओ क्या हाल है। लेकिन थैंकफुली वो बताती है अपने बारे में पैनेटिया कि मैं एक ऐसे सीक्वेंस लेवल पे हूँ जहाँ पे मेरे को खाने की बहुत जरूरत नहीं होती, मैं कई महीने सर्वाइव कर सकती हूँ विथ वेरी लेस फूड। द लेडी कहती है कि एक और बात का ध्यान रखना कि जैसे ही क्रिम्सन मून साफ दिखने लगेगा, यानी कि यहाँ नाइट टाइम होगा, मून दिखने लगेगा, यहाँ सब कुछ बदल जाता है, ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाती है। इनफैक्ट लेडी कहती है कि मैं भी इसके कारण बहुत ज्यादा जख्मी हो गई थी। ये बोल के वो मुड़ी और अपने सफेद कपड़ों पर एक फटे हुए हिस्से की तरफ इशारा करती है। क्लाइंट ने बिना सोचे सेनोर की नजर वहां घुमाई और उसने देखा कि उसके कॉलर बोन के पास एक गहरा जख्म था जहां से हड्डी दिख रही थी। उसके गोरे स्किन के बीच वो जख्म साफ नजर आ रहा था। उसी वक्त वहां की स्किन बदलने लगी और वहां अजीब से पैटर्न्स और अंधेरी बुराई वाले रंग दिखने लगे। क्लाइंट का दिमाग जैसे फटने लगा, मतलब वो ऐसा नहीं कुछ गलत चीज देख लो तो इस एलोटियम के वर्स में कैसा होता है दिमाग में जाता है, वैसा ही कुछ हुआ। लिटरली क्लाइंट को अजीब चीखें और शोर सुनाई देने लग गई थी। उसका दम घुटने लगा और उसका शरीर तेजी से कमजोर होने लगा। वो खुद को रोक नहीं पाया और पीछे गिरकर जोर जोर से खांसने लगा। तभी वो लेडी पैनेटिया जो थी वो क्लाइंट को अपने सामने दिखती है। जी हाँ, मिल के अंदर वो आ गई है एंड क्लाइंट को कहती है गॉट यू, मतलब कि ये लेडी क्लाइंट को फंसा रही थी। व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट बेटर फ्रॉम अ डीमनिस्ट। ठीक है, क्लाइंट को समझ जाना चाहिए था, मैं क्लाइंट की जगह रहता मैं नहीं फंसता इसमें, लेकिन अपना क्लाइंट मोरेटी फंस गया है, तो अब अपनी जान को बाय बाय बोलने का समय आ गया है, राइट। वेल देखते हैं आगे क्या होता है। हाँ, पैनेटिया वर्सेस क्लाइंट। पैनेटिया तुरंत बोलती और वहां अजीब से गायब होने वाले धागे नहीं होते, थ्रेड्स, वो निकलने लगते हैं। उन्होंने जल्दी से गेरमन स्पैरो को चारों तरफ से लपेट लिया। वो लोग बनाते ना ककून, कीड़ा को शिकार करने के लिए बनाती है डीमन्स पाथवे वाले, वैसा ही कुछ था, लेकिन क्लाइंट यूज किया पेपर फिगरीन सब्स्टिट्यूट और वो बच गया। नाउ सब्स्टिट्यूट यूज करके क्लाइंट निकला कहां? ऑफ कोर्स शहर में निकला, मिल से बाहर, एंड वो शहर की गहराई की तरफ तेजी से भागने लगा कि भैया इस डीमन से जो है ना डिस्टेंस पहले दूर करो। अब क्लाइंट एक ऐसा इंसान है जिसने इटर्नल ब्लेजिंग सन की ट्रू बॉडी को भी देख लिया था, फिर भी जिंदा बच गया था, राइट। क्लाइंट के अंदर थोड़ी सहने की क्षमता ज्यादा है आवाज वगैरह को, तो इवन इफ क्लाइंट इंपैक्टेड हुआ है बट स्टिल वो अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल कर पाया और भाग रहा है, लड़ भी सकता है। क्लाइंट के पास स्पिरिट बॉडी इंपैक्ट और मिथिकल क्रीचर फॉर्म से होने वाले कंट्रोल के लॉस के खिलाफ एक लेवल की रेजिस्टेंस तो है, और तो और पैनेटिया एक कंप्लीट मिथिकल क्रीचर नहीं थी, इसीलिए बिना ग्रे फॉग की हेल्प के भी क्लाइंट उस रेकिंग हेडेक से रिकवर कर पाया। जैसे ही उसने अपनी बॉडी के म्यूटेशन को रोका, उसने सेंस किया कि उस पर एलिमेंट्स का असर होने लगा है। याद है कि नहीं, डीमनिस्ट लोग के आसपास ज्यादा रहने से बीमारी वगैरह होने लगती है।
हो रहा है वो अब क्लाइन को, ये भी एक प्रॉब्लम है, कैसे लड़ेगा इस लेडी से। हाँ, क्लाइन कोलैप्स हो रहा है और कोलैप्स होते वक्त उसने अपनी वायलेंट कफिंग को एक कवर की तरह यूज किया और वो पेपर फिगरिंग सब्स्टिट्यूट्स यूज कर सके, मतलब उसी आवाज के कवर में। और इनके साथ सोच रहे हो कि क्लाइन के पास पेपर फिगरिंस आए क्यों? क्योंकि कैथीड्रल के अंदर क्लाइन गया था तो लेके गया था कुछ पेपर फिगरिंग सब्स्टिट्यूट्स, क्योंकि ये नॉर्मल पेपर से काट के बनाए जाते हैं, कोई मिस्टिकल आइटम्स नहीं है, तो चाइनीज गेट के पीछे कुछ पकड़े नहीं जाते, इनमें कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं होती। एनीवे, जैसे ही क्लाइन आगे भागा उसने अपने राइट थंब और मिडिल फिंगर को रब किया और मिल के अंदर पड़े फ्लोर का जो ढेर था उसको जला दिया। वो फ्लोर आग के शोले में बदल गया और मिल उड़कर दूर जा गिरी। बाहर वाला विंड मिल जमीन पे गिर आया और पैनेटिया का फिगर उस इंटेंस ब्लास्ट और स्कारलेट फ्रेम में भी बिट बाय बिट टूटने लगा, जैसे मानो कोई वो मिरर हो। अगेन, मिरर सब्स्टिट्यूशन वो लोग कर सकते हैं। बिल्कुल उसी मोमेंट पे उसका व्हाइट रोब्ड फिगर क्लाइन के पीछे दिखा। उसके लूज पुल्ड बैक हेयर तुरंत फैलने लगे और क्लाइन की तरफ वाइल्डली बढ़ने लगे। जैसे ही क्लाइन ने अपने पास एक पेड़ के पत्ते को जलाने के लिए उंगली स्नैप की, उसने सिनोर को कंट्रोल किया ताकि वो मिरर लीप यूज करके पैनेटिया के पास वाली एक 2 स्टोरी रेजिडेंस की खिड़की में दिखे। फिर उसने कोशिश की कि उस टेरिफाइंग वुमन की आंखों में सिनोर का फिगर रिफ्लेक्ट हो जाए ताकि रैथ पोजीशन कंप्लीट हो सके। स्कारलेट फ्लेम्स अचानक ऊपर उठी और क्लाइन की बॉडी को घेर लिया, जिससे वो वहां से वैनिश होकर टेंस ऑफ मीटर्स दूर एक आग में दिखा। जहां तक पैनेटिया की जिम लाइक आंखों की बात थी, ऐसा लगा जैसे उनमें मिरर्स छुपे हों जिनमें पुरानी ट्रायंगुलर हैट और डार्क रेड कलर पहने हुए फिगर्स रिफ्लेक्ट हो रहे थे। वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हुए और सब केओस में बदल गया। क्लाइन ने बिना हेजिटेट किए सिनोर को खिड़की से बाहर निकाला और उसे वेयरवुल्फ स्टेट में बदल दिया ताकि वो डीमोनेस पे चार्ज कर सके। या मित्रों, क्लाइन ने एक्चुअली पहले ही डिसाइड कर लिया था कि पैनेटिया एक डीमोनेस है, राइट? और वो भी डेमीगॉड लेवल की तो है। नाउ जो डीमोनेस है पैनेटिया, उसके बॉडी से ब्लैक हेयर के जो स्ट्रैंड्स थे और सारी जो इनविजिबल ट्रांसपेरेंट थ्रेड्स थे वो निकलने लगे, जिन्होंने एक अजीब सा स्पाइडर वेब बनाया और सिनोर को घेर लिया। इन जैसे ही वो कांटेक्ट में आए, एडमिरल ऑफ ब्लड का फिगर तुरंत फेज अवे हो गया, जिससे वो ब्लैक हेयर और इल्यूजरी डीमोनेस थ्रेड्स उसके आर पार निकल गए। उसे टच न कर पाने की वजह से वो जाहिर तौर पर उसे बांध नहीं पाए। उसने अपनी रैथ फॉर्म ले ली थी और पैनेटिया के एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं बदले। उसने बस एक होता है ना, आवाज निकाली और अचानक वो थिक हेयर स्ट्रैंड्स और इल्यूजरी थ्रेड्स जो सिनोर के कांटेक्ट में आए थे उनमें ब्लैक फ्लेम्स लग गई। उन्होंने स्पिरिचुअलिटी को फ्यूल की तरह यूज किया और रैथ को एक टॉर्च में बदल दिया। सिनोर उस जलन की वजह से वापस वेयरवुल्फ बन गया और उसके हाथ पैर फ्लेम इंजरीज की वजह से जमीन पे गिर गए। इसके साथ ही एक सीक्वेंस 5 का जो रैथ था वो पूरी तरह पेरिश हो चुका था, खत्म हो चुका था। तो देख रहे हो, डीमोनेस के लिए एक सीक्वेंस 5 का रैथ को मारना कितना आसान था, ठीक है? तो अपने क्लाइन मोरेटी का जो अपना एक मैरिनेट है वो जाना ही था एनीहाउ, लेकिन अभी ही गया। और इस मोमेंट पे क्लाइन ने बार बार अपनी उंगलियां स्नैप की थी, अलग अलग फायर कॉलम्स में जंप करते हुए और अपने मैरिनेट के सैक्रिफाइस को यूज करके टाउन के और अंदर स्केप करने के लिए भागा। जितना डिस्टेंस बढ़ा लो ना इस डीमोनेस से उतना अच्छा है। कुछ ही फ्लैशेस में उसने पैनेटा से सैकड़ों मीटर का गैप बना लिया था, हंड्रेड्स ऑफ मीटर दूर चला गया था। लेकिन अचानक क्लाइन को अपना फोरहेड जलता हुआ फील हुआ। उसके लंग्स जोर जोर से चलने लगे और वो हीटेड एयर बाहर निकाल रहे थे, पैंट कर रहा है, फीवर हो चुका उसको। ऑफ कोर्स इसका रीजन तो आप समझ ही रहे हो। इसके अलावा क्लाइन एक इनकम्प्लीट मिथिकल क्रीचर को देख लिया था, उसका भी इंपैक्ट कहीं ना कहीं उसको हिट हुआ है। इनफैक्ट क्लाइन यहाँ पे पेपर फिगरिंग सब्स्टिट्यूट को यूज करने में भी थोड़ा स्लो हो चुका था। वो अपनी एलिमेंट को स्वैप आउट करने में फेल हो गया और उसने कुछ डैमेज सफर किया था। क्लाइन ने पहले इमेजिन किया था कि उसे सिर्फ तब तक परसिस्ट करना है जब तक वो पैनियाटा के रेंज ऑफ इन्फ्लुएंस से निकल न जाए, और उसके सरप्राइज के लिए उसकी कंडीशन उम्मीद से ज्यादा तेजी से वर्सनिंग हो रही थी। साथ ही कई मीटर्स का गैप बनाने के बाद भी वो इन्फेक्टेड होने के साइन से बच नहीं पाया। जैसे ही वो फ्लेमिंग जंप को कंटिन्यू करने वाला था, क्लाइन के घुटने मुड़े और वो बिना सक्सेसफुली उंगली स्लैप किए जमीन पे गिर गया। तुरंत ही उसके कान में पैनियाटा की आवाज आती है कि अगर तुम टाउन के दूसरे साइड पे भी एस्केप कर जाओगे ना तो भी मेरी एलिमेंट्स के बचने का रास्ता तुमको नहीं मिलेगा, तब भी तुम मेरे रेंज में ही हो। पैनियाटा क्लाइन से कहती है कि तुम्हें जानना चाहिए कि बैकलैंड में जो पूरा ईस्ट बॉर्डर उस प्लेग वाले फॉग में डूबा हुआ था ना, वो मैं ही बनाई थी। पता है ये कब की बात हो रही है? ग्रेट स्मॉग ऑफ बैकलैंड, सेकंड बुक की। ये वही लेडी है। ये लेडी बताती है कि सबसे दूर वाले एम्प्रेस बॉर्डर और वेस्ट बॉर्डर के अलावा बाकी सारे एरियाज मेरे उस गंदे से फॉग से ग्रेट स्मॉग ऑफ बैकलैंड से अफेक्टेड थे। जी हाँ, लेडी डिस्पेयर, अगर आपको याद हो तो सेकंड बुक में मिस्टर ए के साथ काम कर रही थी, याद है? लेडी डिस्पेयर जो कि पूरा की थी और इसको गायब कर दी थी अपनी 0-17, अगर यही नंबर है सील्ड आर्टिफैक्ट का। तो ये वही लेडी है, वही डीमोनेस है। ऑफ कोर्स ये डेमीगॉड है, सीक्वेंस 4 है। शी इज
वन ऑफ द पर्सन जो कि ग्रेट स्मॉग ऑफ बैकलैंड में जो इतने सारे लोग खत्म हुए थे उसके पीछे इस बंदी का हाथ था। एंड ये सोच के क्लाइन को गुस्सा आ रहा है क्योंकि क्लाइन को बदला लेना है उस चीज का, लेकिन हाँ क्लाइन का दिमाग इस चीज से भटक रहा है। इनफैक्ट क्लाइन दर्द और डिस्पेयर में बहुत ज्यादा बीमार हो गया था। हालांकि ये अभी तक लीथल नहीं था, पर ना रुकने वाली खांसी ने उसे ज्यादातर बियॉन्ड द पावर्स यूज करने से रोक दिया था। पैनियाटा या पैनेटिया जो भी है, पैनेटिया बोलते हैं, ठीक है, वो चलकर पास आई और उसकी ब्यूटीफुल आंखों में ब्लड थर्स्ट का एक अजीब रंग था। ये बिल्कुल ऐसा था जैसे किसी भूखे को दिनों बाद एक सिजलिंग स्टेक दिख गई हो। उसके हाथों में सेनोर के टॉर्सो का बचा हुआ हिस्सा और 2 टूटे हुए लिम्ब्स थे। जाहिर तौर पे खाना कलेक्ट कर रही थी, मतलब सेनोर को खाने वाली है। एंड देन ये क्लाइन से आके क्या बोलती है वो भी सुनो। क्लाइन से कहती है कि तुम्हारी जो फिंगर स्नैप की आवाज है ना वो बहुत अच्छी है, मुझे यकीन है कि मैं जब उन 2 फिंगर्स को खाऊंगी तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा। तो इस तरह से ये महीनों से यहाँ बची हुई है, खा खा के दूसरों को। जैसे ही वो अपनी बात खत्म करती है पैनेटिया, उसने अपने हाथ उठाया और सेनोर की इंडेक्स फिंगर अपने मुंह में ठूंस ली। खा लो सब कुछ। उसने हर एक सेगमेंट पर बाइट किया जिससे क्रशिंग साउंड निकलने लगी। क्लाइन ने ब्लर्ड विजन के साथ ये सीन देखा और अपनी ग्रॉगजिनेस में उसने फील किया कि उसकी अपनी फिंगर्स भी इतनी ही एक्सक्रूशिएटिंग पेन से गुजर रही है। इस मोमेंट पे उसे समझ आ गया था कि लेडी डिस्पेयर पैनेटिया पहले ही पार्शियली मैड हो चुकी है क्योंकि उसने दूसरे बियॉन्डर्स का बहुत ज्यादा मांस खा लिया है। हालांकि अपनी मिस्ट्रिज्म की नॉलेज की वजह से उसने डेफिनेटली बियॉन्ड द कैरेक्टरिस्टिक निकालने का वेट किया होगा और मतलब खाना शुरू करने से पहले किसी को भी। लेकिन मरने वाले लोग यहाँ बिना किसी खाने के फंसे हुए थे जिससे वो एक दूसरे के टारगेट्स बन गए थे। ये इनएविटेबल था कि वो इंसैनिटी के पास पहुंच चुकी होगी और लोग यहाँ जो भी होंगे वो अपना दिमाग खो ही देंगे। खाना नहीं मिलेगा, दूसरे को खाना होगा, क्या होगा समझ जाओ सिचुएशन। अब क्लाइन बहुत ज्यादा डिस्पेयर में है। वो सोच रहा है कि खुद को बचाने के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाए। तभी वो देखता है कि अचानक जो क्रिम्सन मूनलाइट थी वो एकदम से ब्राइट हो गई। उसने देखा कि पैनेटिया के फेस पर हॉरर का एक्सप्रेशन था। बिना हेजिटेट किए वो मुड़ी और पास के एक बिल्डिंग में घुस गई और दरवाजा बंद कर ली। अब उसके जाते ही क्लाइन का जो इलनेस था वो काफी हद तक कम हो गया, राइट। तो वो भी जल्दी से आसमान की तरफ देखता है कि क्रिम्सन मूनलाइट अब फॉग को पेनिट्रेट कर रही थी और टाउन को रोशन करते हुए बिल्कुल क्लियर दिखा रही थी। उसका दिल धड़कने लगा जब उसने याद किया जो पैनेटा ने पहले कहा था। वो बताई थी कि यहाँ पे जब भी मतलब ऐसा सिचुएशन आता है, क्रिम्सन मून जब भी यहाँ क्लियर हो जाए तो यहाँ चेंजेस हो जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये जगह एक्सट्रीमली डेंजरस हो जाती है। तो क्लाइन भी बिना सोचे उठा, बिल्डिंग के अंदर भागा, मतलब जो पास में एक बिल्डिंग थी, भागा, दरवाजा बंद किया और क्लाइन ने देखा कि खिड़कियों के पीछे के पर्दे हमेशा बंद रहते थे। सिर्फ थोड़ी सी क्रिम्सन मूनलाइट अंदर आ रही थी जिससे कमरे में हल्की रोशनी थी। उसने और कुछ ज्यादा देखने की कोशिश नहीं की और एक लकड़ी की कुर्सी ढूंढकर बैठ गया। उसके अंदर म्यूटेटिंग वाली फीलिंग्स आ रही थी ना क्लाइन के अंदर, उसको शांत करना था क्लाइन को। तो कॉगिटेशन वगैरह करना शुरू किया, अपने आप को थोड़ा सेटल करने लगा क्योंकि जब एक बार ये जो सिचुएशन है वो खत्म होगा, राउंड 2 शुरू होगा उसका पैनिटिया के साथ, पैनियाटा, पैनिटिया जो भी नाम है, ये डीमनस ऑफ डिस्पेयर के साथ। अब क्योंकि क्लाइन इस सब चीज में एक्सपीरियंस है, बहुत ही मेंटल वो करप्शन लेता रहता है, झेलता रहता है, तो वो अपने आप को जल्दी संभाल पाता है और खुद को कंट्रोल भी कर लिया। हालांकि इसका मतलब ये नहीं था कि क्लाइन की प्रॉब्लम खत्म हो गई है। वो वहां बैठा रहा, कॉगिटेशन और अपने इमोशंस पे कंट्रोल के भरोसे उन पागल कर देने वाले थॉट्स को रोकता रहा। इस प्रोसेस के दौरान उसने सुना कि उसके चेहरे की हड्डियां, मतलब चीक बोन्स थी, उससे टूटने की आवाज आ रही थी। उसने देखा कि उसके काले बाल अनकंट्रोलेबली लंबे और घने हो रहे थे। उसकी चेस्ट कपड़ों के अंदर से बाहर निकल रही थी और स्किन पर मांस के रेसे होते हैं ना, मीट टेंड्रिल्स, वो बनने लगे थे। लगभग 30 सेकंड के बाद क्लाइन ने चैन की सांस ली और काफी रिलैक्स अपने आप को महसूस किया। वो पैनेटिया की इनकम्प्लीट मिथिकल क्रीचर फॉर्म के असर से पूरी तरह रिकवर हो चुका था। हुआ म्यूटेशन थोड़ा बहुत जो मैंने बता रहा था, लेकिन फाइनली ही हैज रिकवर्ड। उसे कुछ नया पता भी चला कि वो जिस लेवल पर थी उसका कोर डिस्पेयर था जो उसे प्लेग्स फैलाने में एक्सपर्ट बनाता है। मिथिकल क्रीचर को देखने से होने वाले इंसैनिटी और म्यूटेशन से ना सिर्फ अपने पाथवे के कंट्रोल खोने का सिम्टम्स आते हैं, बल्कि इसमें दूसरे पार्टी के सीक्वेंस के ट्रेट्स भी होते हैं। पहले क्लाइन इटर्नल ब्लीजिंग सन की वजह से लगभग जल गया था और इस बार लगभग एक डीमनस बन गया था। बाल बड़े हो रहे थे, है कि नहीं। क्लाइन ने खुद को देखा और अपनी स्किन, चेस्ट और बालों को नॉर्मल किया। अब क्योंकि क्लाइन फेसलेस है तो आराम से ये सब चीज कर सकता है, वरना एक्सटर्नल फोर्स से जो मीट टेंड्रिल्स वगैरह था उसको मैनेज करना पड़ता। समझ रहे हो बात। अब क्लाइन इस सिचुएशन को एनालाइज करना शुरू करता है। क्लाइन धीरे से खड़ा हुआ और बंद काले पर्दों की तरफ देखने लगा ताकि करंट सिचुएशन समझ सके। अचानक उसके एक्सप्रेशंस बदल गए क्योंकि उसने बाहर स्ट्रीट पे काफी शोरगुल सुना। मरमर्स होता है ना, लोग बात कर रहे हैं, वैसी आवाज। उसी पल उसे फील हुआ कि उसके और लेडी पैनेटिया के अलावा उस सुनसान शहर में अचानक बहुत सारे लोग आ गए थे। वो गलियों में घूम रहे थे, एक दूसरे को ग्रीट कर रहे थे और डिस्कस कर रहे थे कि सिर्फ ब्रेड खरीदे या
फिर मतलब खर्च करके 1 पाउंड बीफ भी ले ले। मतलब जैसा नॉर्मल टाउन होता है ना वैसा सब कुछ चल रहा है। अचानक लग रहा है जैसे फॉगी टाउन में लोग जिंदा हो गए हैं। वो अलग बात है, पेनेटिया और क्लाइन अंदर छुपे हुए हैं। अब जो फिगर्स दिख रहे थे टाउन के अंदर, इनमें से कोई भी फिगर घरों के अंदर नहीं छिप रहे थे, सिर्फ क्लाइन और पेनेटिया छिपे हैं। लाइक आई सेड, वो बस स्ट्रीट पे आते जाते रहते थे और ऐसी आवाजें निकाल रहे थे जिन्हें कॉन्वर्सेशन कहना मुश्किल था, क्योंकि वो किसी जंगली जानवर की तरह ग्राउलिंग जैसी लग रही थी। क्लाइन बाहर का सीन इमेजिन नहीं कर पा रहा था। उसे बस इतना पता था कि एक डेमिगॉड लेवल की डीमनेस को भी इस खतरे से छुपना पड़ा था। उसने अपनी नजर हटाई और कुछ सेकंड्स गहरी सोच में डूबा रहा। फिर धीरे से बोला, मैं बाहर तो नहीं जा सकता, लेकिन मैं यहाँ रुक भी नहीं सकता हूँ। कुछ तो मुझे करना होगा। मतलब क्या किया जाए? क्या पता कब वो क्रिम्सन मून फिर से धुंध में छिप जाए और पेनेटिया फिर से घूमने के लिए फ्री हो जाए। जब वो वक्त आएगा और क्लाइन पेनेटिया के इतने पास पहुंचेगा तो उसके लिए बचने का कोई रास्ता बचेगा नहीं। तो अगर हाँ ये सिचुएशन हट जाता है तो भी क्लाइन पेनेटिया द्वारा पिटेगा। इस सिचुएशन में बाहर जाता है तो कुछ तो बुरा होगा, ये नहीं पता क्या होगा, लेकिन पेनेटिया अगर छिप रही है तो क्लाइन को भी छिपना चाहिए। एक तरफ खाई, दूसरी तरफ कुआं, करे तो क्या? खामोशी में क्लाइन धीरे से मुड़ा और उस काले रंग की कैथीड्रल की तरफ देखा। लेडी डिस्पेयर पेनेटिया के मुताबिक वो कैथीड्रल ही एक ऐसी जगह है जहां उसने एक्सप्लोर करने की हिम्मत नहीं की, और क्लाइन को ऐसा लगता है कि उस कैथीड्रल में घुसना ही पेनेटिया के हंट से बचने का एकमात्र तरीका हो सकता है। जाहिर है पेनेटिया जैसी डीमनेस जरूरी नहीं है कि सच बोल रही हो, पर क्लाइन को लगा था कि वो ऐसे मामलों में झूठ नहीं बोलेगी। आखिरकार उसके लिए वो शिकार था, एक मतलब स्वादिष्ट खाना था क्लाइन उसके लिए, तो उसे झूठ वो क्यों ही बोलेगी। इसके अलावा पेनेटिया तब अपनी बातों और चार्म से उसे धीरे धीरे फंसा रही थी, तो उसको मतलब क्लाइन को ट्रैप कर रही थी, राइट। एक डेमिगॉड के कॉन्फिडेंस के साथ ये मुश्किल था कि वो सिर्फ डराने के लिए झूठ बोलेगी। साथ ही ऐसे वक्त में सच बोलना ही सबसे सेफ और पक्का ऑप्शन होता है अगर आपको अपने शिकार को फंसाना हो। ये डर नहीं रहता कि शिकार झूठ पकड़कर पहले ही भाग जाएगा, राइट। तो एक बात तो श्योर है कि पेनेटिया सच बोली थी कि उस कैथीड्रल के अंदर खतरा है, लेकिन कैसा खतरा है ये परखना पड़ेगा। हाँ, ऐसे में क्लाइन जो अपना लेफ्ट हैंड था वो नीचे किया और अपने क्रीपिंग हंगर को ट्रांसपेरेंट कर लिया। हालांकि वो जानता था कि ट्रैवलिंग बेकार है, फिर भी उसने उम्मीद रखी क्योंकि इस वक्त क्रिम्सन मून सबसे साफ था, कोई रुकावट नहीं थी और ऐसे वक्त में मिस्टर डोर उनकी चीखें उनके डिसेंडेंट्स के कानों में भेज सकते थे जहां वो खोए हुए थे। ट्रैवलिंग इनहैंस हो जाती है इस सिचुएशन में और अजीब चीजें होती हैं, इसीलिए अभी इस पॉइंट पे ट्रैवलिंग करना नामुमकिन नहीं था। क्लाइन का फिगर तेजी से फेज अवे हुआ, पर कुछ ही सेकंड्स बाद उसकी आउटलाइन वहीं वापस दिखने लगी जहां वो खड़ा था। बेसिकली क्लाइन स्पिरिट वर्ल्ड में एंटर नहीं कर सकता, एंटर कर पाता था तो इस जगह से ही निकल जाता, राइट। यहां तक कि क्लाइन इस पॉइंट पे स्पिरिट वर्ल्ड को सेंस तक नहीं कर पा रहा था। एक बियॉन्डर पावर के रूप में ट्रैवलिंग का सिर्फ तीसरा हिस्सा ही काम कर रहा था। ये मुश्किल से सिर्फ इनविजिबिलिटी की तरह हो सकती है। हालांकि वो एक बात को लेकर पजल था, ट्रैवलिंग का फेज अवे होना और ट्रांसपेरेंट होना स्पिरिट वर्ल्ड के यूनिक ट्रेड्स की वजह से होता है, तो ये यहाँ कैसे काम कर रहा था। क्लाइन ने लगभग 10 सेकंड तक सोचा और फिर उसे एक आइडिया आया। हर इंसान स्पिरिट वर्ल्ड से जुड़ा होना चाहिए क्योंकि किसी की एस्ट्रल प्रोजेक्शन वहीं होती है। वो हर तरह की एब्स्ट्रैक्ट इंफॉर्मेशन हासिल कर सकती है जिस वजह से डिफिनेशन से इशारे मिलते हैं। इसलिए जब हमें एक हिडन और सीक्रेट स्टेट में बदल दिया जाता है तो स्पिरिट वर्ल्ड के साथ हमारा कनेक्शन भी उसका हिस्सा बन जाता है। ये एक्सप्लेन कर सकता है कि क्यों क्लाइन अभी भी स्पिरिट वर्ल्ड के यूनिक ट्रेड्स यूज कर पा रहा था पर उसके अंदर एंटर नहीं कर सकता है। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि पहले वाले का एक हिस्सा छुपा हुआ था। अब देखो क्लाइन ये सब काफी चीजें सोच रहा है, पहले उसके पास ये सोचने का टाइम नहीं था, राइट। और वो फ्लेमिंग जंप इधर से उधर ट्राई कर रहा था, वो कामयाब भी रहा और इसके लिए भी स्पिरिट वर्ल्ड के यूनिक ट्रेड्स चाहिए होते हैं। बट अब क्लाइन सोच रहा है, काफी चीजें कंफर्म कर रहा है और इस बात को कंफर्म करने के बाद क्लाइन ने अपना राइट हैंड उठाया और उंगलियां स्नैप की। पड़ोस वाली बिल्डिंग में एक आधी पिघली हुई मोमबत्ती थी, वो जलाने की कोशिश कर रहा था क्लाइन, ताकि फ्लेमिंग जंप का यूज करके पड़ोस वाली बिल्डिंग में होते हुए धीरे धीरे उस कैथीड्रल के पास पहुंच सके। एक बार जब क्रिम्सन मून धुंध में छुप जाता तो वो सिचुएशन को फिर से देखता और डिसाइड करता कि क्या वो रिस्क लेकर अंदर जाएगा। पड़ोस वाली बिल्डिंग में एक स्कारलेट फ्लेम थी, वो जल उठी जो धीरे धीरे फैलने लगी और आसपास रोशनी कर दी। उसी पल बाहर की स्ट्रीट्स अचानक बिल्कुल खामोश हो गई। सारी जानवरों जैसी गुर्राहट जो थी वो गायब हो गई। गलियों में घूमने वाले लोग थे वो रुक गए, ऐसा लगा जैसे बिल्डिंग की तरफ वो मुड़ रहे हैं जहां पे क्लाइन है और उनकी नजरें खिड़की के आर पार देखने की कोशिश कर रही हैं। क्लाइन को लिटरली इतना डर लगा जैसे कोई भूत घोस्ट लोग सब उसको एक साथ देख रहा है और ऐसे में क्लाइन यहां से फ्लेमिंग जंप था, लीप करने का हिम्मत नहीं कर पाया। इंस्टिंक्टिवली वो स्नैप किया उंगली और आग जो जलाया था बुझा दिया। ठीक है, अब उसको समझ में आया डेंजर क्या है, खत्म ही कर सकते हैं ये लोग जो हैं, ये एक्टर्स की तरह हैं, पता नहीं मैरियोनेट्स हैं क्या है, घूम रहे हैं, ये नॉर्मल लोग नहीं है जो घूम रहे हैं। अब क्लाइन जैसे ही मोमबत्ती बुझाया उसके बाद भी थोड़ी देर खामोशी रही, लेकिन इसके बाद फिर से वही सब आवाज सुनाई देने लगी, सबको सिचुएशन नॉर्मल हो गया। तो हाँ, क्लाइन बच तो गया, लेकिन इन लोग के निकलने के बाद जब क्रिम्सन मून आ जाता है निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, डोंट डेयर इट। क्लाइन महसूस करता है कि फॉगी टाउन में आने के बाद उसने अनजाने में बहुत गलतियां की है। देखो यूजुअली क्लाइन एक सीयर है, राइट। सीयर हमेशा प्रिपेयर करता है चीजों के लिए, इस चीज के लिए क्लाइन प्रिपेयर नहीं किया था। क्लाइन शायद इस चीज के लिए प्रिपेयर किया हो कि मैं पकड़ा जाऊं चुराते हुए कैथीड्रल के अंदर, लेकिन फॉगी टाउन में पहुंच जाऊंगा ये क्लाइन कभी नहीं सोचा था। एंड इसी वजह से यहां आने के बाद क्लाइन बहुत सारा मिस्टेक्स किया है।
पहला मिस्टेक तो यही कि वो एक डीमनस पे भरोसा कर लिया। जैसे मैं क्लाइंट की जगह होता, मुझे पता चल जाता ये डीमनस है, मैं तो नहीं करता भरोसा, क्लाइंट भरोसा किया। देन अभी जो पड़ोस वाली बिल्डिंग में कैंडल जलाया है वो ठीक है, ऐसे ही सोच के जला दिया, डिविनेशन क्यों नहीं किया? उसके बाद जब डिविनेशन है तो करना चाहिए था ना। बट एक और पॉइंट ये है कि एज अ सीयर क्लाइंट की जो स्पिरिचुअल इंट्यूशन है वो भी क्लाइंट को वार्न करनी चाहिए थी कि बेटा ऐसा मत कर। यूजुअली उसका स्पिरिचुअल इंट्यूशन ट्रिगर होता है सिचुएशन में, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा था। और इसका रीजन क्लाइंट ये सोचता है कि क्लाइंट को हमेशा ग्रे फॉग का एक एडवांटेज मिला था, राइट? ग्रे फॉग की पावर को वो यूज कर रहा था कहीं ना कहीं, इसके कारण उसकी स्पिरिचुअल इनहैंसमेंट थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। लेकिन अब वो एक नॉर्मल सीयर बन चुका है, उसके पास कोई ग्रे फॉग का सपोर्ट नहीं है, एटलीस्ट फॉगी टाउन के अंदर। और ऐसे में क्लाइंट की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ रही हैं एंड ही इज नॉट यूज्ड टू इट। इट्स जस्ट लाइक कि आप हर दिन मर्सिडीज गाड़ी चलाते हो और अचानक से एक दिन आपको साइकिल दे दी जाए, तो थोड़ी सी दिक्कत तो होगी आपको साइकिल चलाने में, है कि नहीं? एडजस्ट करना पड़ेगा उस चीज से। वैसे मुझे पता है तुम्हारे पास मर्सिडीज नहीं है, तुम्हारे पास साइकिल ही है, ठीक है? तो तुम साइकिल ही चलाओ, मेरे पास भी साइकिल है, मैं भी साइकिल चलाऊंगा। क्या करें, गरीब लोग की ऐसी ही जिंदगी होती है। एनीवेज, बात करते हैं क्लाइंट की, क्योंकि क्लाइंट तो गरीब अब नहीं रहा, लेकिन फॉगी टाउन में फंसा हुआ है। और क्योंकि क्लाइंट की मतलब यही पावर्स वगैरह ग्रे फॉग के भी काम नहीं कर रही है, तो इसी वजह से वो पैनाटिया के इंस्टिगेटर पावर्स के बहकावे में आ गया और उसके जख्म को देख लिया। उसे खतरे का कोई पहले से इशारा ही नहीं मिला और सबकॉन्शियसली से मान लिया कि उनके बीच एक मैरिनेट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन मैरिनेट के थ्रू देखने के बाद भी क्लाइंट को दिक्कत हुई। हाँ, क्लाइंट अपने पिछले बैटल्स को अंदाजा लगा लिया है, उसको एनालाइज कर चुका है और एज ए सीयर क्लाइंट को अब थोड़ा सा प्रेप टाइम मिल गया है। थैंक यू, मून आ गया, क्रिम्सन मून, तो इसके कारण तो अब क्लाइंट कुछ प्लान्स बना सकता है, अब ढंग से सोच के, ध्यान से। तो सबसे पहले क्लाइंट खुद को अपने मिस्टिकल आइटम की बियॉन्ड पावर्स को चेक करना शुरू करता है। अचानक उसकी आंखें चमक उठी क्योंकि उसे एक सॉल्यूशन मिल गया था। यह सॉल्यूशन एक ट्रैवलर की डोर ओपनिंग पावर से आया था, जिसे वो बेकार समझता था। नॉर्मल हाथ में टेलीपोर्टेशन के सामने ये पावर बेकार लगती है, पर इस रहस्यमयी फॉगी टाउन में सिर्फ स्पिरिट वर्ल्ड के यूनिक ट्रेड्स का यूज ही काम का बन गया था। क्लाइंट ने तुरंत एक्शन लेने में जल्दी नहीं की और वो गोल्ड कॉइन निकाला जिसमें सिनोर रहता था। डिविनेशन का यूज करके उसने अपनी स्पिरिचुअलिटी से पूछा तो उसे आंसर मिला कि उसे दीवार के आर पार जाना चाहिए और स्पिरिट वर्ल्ड से कोई इशारा मिलने का और कोई रास्ता ना होने पर उसने खुद पर भरोसा किया। फिर वो उस दीवार के पास गया जो पड़ोस वाली बिल्डिंग से जुड़ी थी और अपने हाथ उस पर रख दिया। बिना किसी आवाज के क्लाइंट उस पत्थर की दीवार के आर पार निकल गया और अगली बिल्डिंग में एंटर कर गया। ऑफ कोर्स ये डोर वाली जो पावर है उसका इस्तेमाल कर रहा है। वो घरों के रास्ते तब तक चलता रहा जब तक वो आखिरी वॉल तक नहीं पहुंच गया। शहर के अपने पहले अंदाजे के मुताबिक वो अब कैथीड्रल के बहुत पास था। उसे वहां पहुंचने के लिए 2 से ज्यादा फ्लेमिंग जेम्स की जरूरत नहीं थी। उस वक्त क्रिम्सन मूनलाइट जो काले पर्दों के अंदर आ रही थी वो कम नहीं हुई थी। वो धुंधले लोगों को आते आते देख सकता था जैसे वो कोई नॉर्मल लाइफ जी रहे हों। और आगे बढ़ने का कोई रास्ता ना होने पर क्लाइंट खिड़कियों से दूर एक लकड़ी की कुर्सी थी उस पर बैठ गया। यहाँ बिल्कुल अंधेरा था और गहरी परछाई थी। अब जाकर उसके पास डीमोनेस पैनाटिया के साथ हुए इनकाउंटर की डिटेल्स याद करने का वक्त था। क्लाइंट एक बार फिर से सोचता है पैनाटिया के बारे में कि ये वही औरत है जो कि बैकलैंड में ग्रेट स्मॉग ऑफ वो सब लेके आई थी। समझ रहे हो बात? पैनाटिया की वजह से नहीं कुछ तो 40,000 से ज्यादा लोग खत्म हुए थे। वी कैन से दैट। और उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट लोग भी थे। अगर आप लोगों को आपको याद हो तो ओल्ड कोहले याद है, सही बंदा था, वो भी गया। देन मैम लिस जो अपनी 2 बेटियों को पालने के लिए मेहनत करती थी। तो इस सब का बदला तो क्लाइंट मोरेटी लेगा। ठीक है, डीमोनेस तुम होगी तुम डेमीगॉड, लेकिन अब क्लाइंट को प्रेप टाइम मिल गया है बैटमैन की तरह। अब क्लाइंट लेगा बदला। और कहीं ना कहीं क्लाइंट के अंदर गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन नहीं, गुस्सा को कंट्रोल करना है, इमोशंस पे कंट्रोल रखना है, तभी प्लानिंग प्लॉटिंग अच्छी होगी, है कि नहीं? वैसे क्लाइंट को यहाँ थोड़ा सा अफसोस था कि वो सिनोर को फ्लावर ऑफ ब्लड क्यों नहीं पहनाया। समझ रहे हो, वो जो एक मिस्टिकल आइटम मिला था, मैंने बताया था वो क्या है, क्योंकि वो पहनने के बाद सिनोर कहीं ना कहीं थोड़ा मुकाबला कर सकता था। हालांकि ये सोचना कि मैंने क्यों नहीं पहनाया ये फालतू बात है, क्योंकि वो पहना के उसको चाइनीज गेट के पीछे थोड़ी ले जा सकता था। पॉइंट ये कि क्लाइंट को थोड़ी पता था कि वो इस जगह पे पहुंच जाएगा। वो प्रेप किया था चाइनीज गेट के लिए, उस हिसाब से सबको सही किया था। अब चाइनीज गेट से वो पहुंच गया फॉगी टाउन में, इसके लिए क्लाइंट क्या ही कर सकता है। अब क्लाइंट कोशिश करता है कि वो साफ क्रिम्सन मून के वक्त प्रे करके ग्रे फॉग से कांटेक्ट कर सके, बट ऑफ कोर्स ये काम नहीं करता। अब वो कंफर्म कर सकता था कि उनके बीच मैरिनेट होने पर भी वो एक डीमोनेस के चार्म और बहकावे से इफेक्ट हो सकता है। जब पैनाटिया बड़े लेवल पर प्लेग फैला सकती थी तो उसने क्लाइंट पर चुपचाप हमला क्यों नहीं किया? इसके बदले उसने तब तक वेट किया जब तक क्लाइंट उसकी फॉर्म देखकर लगभग कंट्रोल ना खो दे और एलिमेंट्स फैलाने से पहले उसकी लोकेशन एक्सपोज ना हो जाए। मतलब हाँ, वो डेफिनेटली ऐसा कर सकती थी। बैकलैंड का ग्रेट स्मॉग इसका सबसे बड़ा सबूत था। अब ऐसा वो क्यों नहीं किया? इसके 2 एक्सप्लेनेशंस हो सकते हैं। पहला, क्योंकि क्लाइंट को एंजल ने खुद यहां भेजा था, इस वजह से उसने क्लाइंट पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया, क्योंकि डर था कि पहले ही प्लेग फैलाने पर क्लाइंट की स्पिरिचुअलिटी उसे डिटेक्ट कर लेगी। दूसरा, वो किसी चीज से तो डर रही थी, इसीलिए उसने पूरे एरिया को अपने प्लेग से नहीं घेरा। अगर दूसरी बात सही थी तो यहाँ और भी खतरा है, यहाँ और भी लोग हो सकते हैं। जैसे ही क्लाइंट ने इस बारे में सोचा, उसने अपनी स्पिरिचुअल परसेप्शन को ट्रिगर होते हुए महसूस किया और उसकी पीठ में एक ठंडक सी दौड़ी। लगभग उसी वक्त
वक्त उसने देखा कि एक गहरी परछाई जिसने उसे और आसपास को घेरा हुआ था वो अचानक सिकुड़ने लगी और उसकी नाक, मुंह और कानों की तरफ घुसने लगी। तो हाँ, क्लाइन फंस गया है काफी खतरनाक सिचुएशन में, लेकिन याद रहे क्लाइन के पास पेपर फिगरिंग सब्स्टिट्यूट्स तो हैं ही ना, तो भैया इसका ही इस्तेमाल करके वो इस अटैक से बचा। ना जब भी वो सब्स्टिट्यूट इस्तेमाल करता है तो वो दूसरी तरफ निकलता है एंड दूसरी तरफ से क्लाइन आया, बैंग साउंड मुंह से निकाला। समझ सकते हो उससे क्लाइन क्या करता है, एयर बुलेट मारता है। लेकिन तभी उसका जो माइंड था वो कहीं ना कहीं ड्रिफ्ट होने लग गया था और क्लाइन तुरंत ही सेंस कर लिया कि कहीं ना कहीं उसको ड्रीम के अंदर पुल कर लिया गया है। ड्रीम के अंदर क्लाइन ल्यूसिड होता है, राइट, अटेंटिव रहता है, लेकिन क्या ये ग्रे फॉग की वजह से होता था? वेल, मे बी पास्ट में ऐसा होता होगा, लेकिन इस पॉइंट तक क्योंकि क्लाइन सीक्वेंस 5 का है तो अब क्लाइन इतना हो गया है पावरफुल कि वो बिना ग्रे फॉग की मदद से भी ड्रीम के अंदर ल्यूसिड अब भी रह पाता है। चलो बढ़िया बात है, एटलीस्ट ये एबिलिटी तो ग्रे फॉग के बिना क्लाइन की काम कर रही है कि नहीं? अब समझ लो दोस्तों क्लाइन ग्रे फॉग के ऊपर कितना डिपेंडेंट होता है, ठीक है। एनीवेज, तो कुछ देर की स्ट्रगल के बाद क्लाइन अचानक होश में आ गया और उसने देखा कि रूम की जो शैडोज थी वो धीरे धीरे उसकी तरफ टाइडल वेव की तरह बढ़ रही थी। उसने तुरंत रिएक्ट किया और एक पावरफुल एयर बुलेट फायर की। बुलेट ने शैडो को हिट किया और एक बड़ा व्हाइट पैच बन गया, लेकिन आसपास की शैडोज तुरंत उसे फिल करके सब कुछ नॉर्मल जैसा बना दिया। क्लाइन ने मौका लेकर साइड में रोल किया और अपने लेफ्ट ग्लव को पेल ग्रीन शेड में एक्टिवेट किया। अगला ही मोमेंट था जब उस जगह जहां वो खड़ा था वहां शैडो से फ्लैश और ब्लड का एक लंप निकलकर क्रैश हुआ जो कि डार्क रेड कारपेट पे फैल गया। क्लाइन को फील हुआ कि वो धीरे धीरे वीकन हो रहा है, लेकिन सोचने का उसके पास टाइम था नहीं, इसलिए उसने तुरंत अपने पैरों के नीचे आइसी लेयर क्रिएट की जिससे कोल्ड एयर निकली और व्हाइट फ्रॉस्ट ने शैडो को फ्रीज कर दिया। फ्रॉस्ट के नीचे ब्लैक शैडो एक जिंदा चीज की तरह हिल रही थी। ज़ॉम्बीज आई स्टन। क्लाइन ने पोजीशन चेंज की और अपने ग्लव को ब्लैक ग्रैन्युल्स में कन्वर्ट किया जो डार्क को हेवी फील दे रहे थे। फिर उसने डेविल लैंग्वेज का एक फाउल वर्ड बोला। कुछ सेकंड्स के लिए शैडो स्लो हो गया, लेकिन उसकी अपनी थिंकिंग भी स्लो हो गई। उसका अटैक डिस्टॉर्ट हो गया था, जो शैडो पे टारगेट होना चाहिए था वो पूरे रूम पर अप्लाई हो गया और वो खुद भी उसका इफेक्ट ले बैठा। जैसे ही वो स्लगिश स्टेट से बाहर आया, बिना सोचे समझे वो डाइनिंग टेबल की तरफ भागा, एक प्लेट उठाई जिसमें हाफ स्टीक था और उसे शैडो पे थ्रो कर दिया। उस वक्त क्लाइन का ग्लव ब्लैक ही था, लेकिन उसमें एक नोबल और सिनिस्टर वाइब आ रही थी। उसने ब्राइब यूज किया, मतलब जो फेंका है काइंड ऑफ ब्राइब हो गया, और स्टेक के थ्रू एनिमी की एबिलिटीज को कहीं ना कहीं ब्राइब की मदद से वीकन कर दिया गया है। अब इससे शैडो जो था वो तुरंत कॉर्नर में रिट्रीट कर गया, प्लेट भी टूटकर आइस पर गिर गई थी। फिर वो शैडो ऊपर उठा और एक हुडेड ब्लैक फिगर का शेप ले लिया। उसके हाथ में एक ब्लरी ट्रांसपेरेंट बुक अपीयर हुई और एक आवाज गूंजी। क्या थी आवाज? आई केम, आई सॉ, आई रिकॉर्ड। बुक्स के पेजेस रैपिडली फ्लिप हुए और एक बर्निंग व्हाइट स्पीयर क्रिएट हो गया। क्लाइन का दिल जो था वो तेजी से धड़कने लगा, एकदम टाइटनेस उसको फील होने लगी, क्योंकि अब क्लाइन को लग रहा था दोस्तों कि ये तो मिस्टर ए है। इनफैक्ट मिस्टर ए तो इतना क्रेजी हो चुका है कि ऐसे क्लोज्ड एनवायरनमेंट में फायरवर्क्स यूज कर रहा था। क्लाइन ने तुरंत क्रीपिंग हंगर एक्टिवेट किया जो करप्शन से डार्क होकर एक मैसिव ग्रेट स्वॉर्ड में ट्रांसफॉर्म हो गया, जिसमें रेड मैग्मा और ब्लू फ्लेम्स का मिक्स था। हेवी स्टेप लेकर क्लाइन ने पूरी फोर्स से स्वॉर्ड स्विंग की, मतलब वही जो स्वॉर्ड ऑफ लावा था, और स्वॉर्ड ने फियरी स्पीयर को क्लीव कर दिया। स्पार्क्स हर तरफ उड़ने लगे और रूम में आग लग गई। बाहर की आवाज एकदम से चुप हो गई, जैसे सब फ्रीज हो गए हो। क्लाइन ने तुरंत नील करके स्नैप किया और रूम की सारी फ्लेम्स एक ही मोमेंट में एक्सटिंग्विश हो गई, गायब हो गई। लेकिन वो आगे मूव नहीं हुआ। उसे फील हुआ जैसे बाहर से कोई अनसीन गेज कर्टन्स के थ्रू सब देखने की कोशिश कर रही है। अब ये जो शैडो फिगर था वो भी फ्रीज हो गया था, जैसे क्लाइन फ्रीज हुआ ना वैसे ही, क्योंकि उसको भी लग गया था कि बाहर वाले लोग देख रहे हैं, ये तो डेंजर है। इस डेंजर को दोनों फील कर रहे थे। रूम में सिर्फ डिम क्रिम्सन मूनलाइट थी। क्लाइन नीलिंग पोजीशन में था और वो शैडो वॉल के पास खड़ा था। दोनों बिल्कुल स्टैच्यूज की तरह स्टिल हो गए। साइलेंस इतना हैवी था कि 10 सेकंड 1 घंटे जैसा लग रहा था। फिर धीरे धीरे बाहर की आवाज वापस आई, फुटस्टेप्स और ग्राउल्स रिज्यूम हुए और उसी मोमेंट क्लाइन ने ओपोनेंट के स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स पर कंट्रोल पा लिया। हुडेड फिगर का मूवमेंट काफी स्लगिश हो चुका था। जी हाँ, क्लाइन तुरंत मूव करने लगा। प्लान था कि वो इस डिले का फायदा उठाकर उसे मैरिनेट बना दे, लेकिन तभी अचानक उसकी नाक में इच हुआ, मतलब नहीं होता खुजली नाक में, और जोर से क्लाइन छींक दिया। लिटरली क्लाइन ऐसे इंटेंस बैटल के मोमेंट में छींक दिया, और क्योंकि क्लाइन छींका तो ऑफ कोर्स उसका जो स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स पे एक इनिशियल कंट्रोल बना था वो कहीं ना कहीं टूट गया। उसका गला दर्द करने लगा और म्यूकस बनने लगे, मतलब क्लाइन को सर्दी लग गई है, कोल्ड हो चुका है उसे। मतलब सोच के देखो, आप कोई बहुत इंटेंस बैटल करने गए हो और बैटल के बीच में हो गई आपको सर्दी, अब क्या करोगे, लड़ाई कैसे करोगे? मिस्टर ए के साथ पहले के एक्सपीरियंस की वजह से क्लाइन डीमनस टाइप एलिमेंट से ऑलरेडी कॉशियस था, लेकिन फाइट के प्रेशर में वो एक क्रूशियल मिस्टेक कर गया। उसका बॉडी पहले ही पैनेटिया के प्लेग से वीक हो चुका था, राइट? इसलिए वो मैरिनेट कन्वर्जन कंप्लीट होने तक वेट नहीं कर पाया। नहीं उसके पास इतना कंट्रोल बचा था कि एयर बुलेट से अब वो फिनिशिंग ब्लो दे सके। अब इतना काफी नहीं
नहीं था तो क्लाइन को दोबारा से छींक आ रही है। ठीक है, आछू छींक मार भाई। नहीं नहीं तू लड़ाई मत कर, तू अब छींक ही मार। लिटरली क्लाइन रोल करता हुआ साइड में गया और क्रीपिंग हंगर को बैरल ऑफ करप्शन वाले स्टेट में स्विच करके अपनी डिस्टॉर्शन पावर का इस्तेमाल किया ताकि कोल्ड के इफेक्ट्स को थोड़ा सा तो कम किया जा सके। पहले के ब्राइब की वजह से सिचुएशन इतनी खराब नहीं थी, बस कंट्रोल कहीं ना कहीं क्लाइन का वीक हुआ था। तो हाँ, फाइट अभी भी चल ही रही है, एकदम से आउट नहीं हुआ है फाइट से क्लाइन। ठीक है, एंड इससे आप लोग समझ रहे होंगे कि जब हाई लेवल के बियॉन्डर्स की लड़ाई होती है, मतलब हाई मतलब मैं सीक्वेंस 4 भी नहीं, सीक्वेंस 5 ही बोल रहा हूं, तो इसमें भी एक सेकंड भी अगर आपसे मिस्टेक होता है तो कैसे पाशा जो होता है पूरी लड़ाई का वो पलट जाता है। एनीवेज, क्लाइन की अगर बात करते हैं तो रोल करते हुए वो देखता है कि ओपोनेंट अपनी शैडो फॉर्म से बाहर आ रहा है। उसका हुड पीछे गिरा और एक खूबसूरत ऑलमोस्ट फेमिनिन फेस रिवील हुआ। एक मिनट, मिस्टर ए लड़का था ना? हाँ लड़का था, लेकिन अगर आपको याद हो तो फेमिनिन थोड़े से पीछे, समझ रहे हो? तो हाँ, ये है तो मिस्टर ए ही, लेकिन चेहरा थोड़ा फेमिनिन सा था। एंड देखा जाए तो ये बहुत समय से इधर है, इतनी हार्श कंडीशन में भी जिंदा रह रहा है मिस्टर ए, कोई छोटी बात नहीं है ये। लेकिन मिस्टर ए की जो आंखें थी वो एकदम ब्लड शॉट थी और वो क्लाइन को ऐसे देख रहा था जैसे कोई भूखा इंसान खाना देखता है। उसकी हंगर बिल्कुल रॉ और अनकंट्रोल्ड थी। क्लाइन का फोकस अब भी स्ट्रांग था, लेकिन उसे सबसे ज्यादा डर मिस्टर ए से नहीं बल्कि बाहर के अननोन डेंजर से था। अगर फाइट एस्केलेट हो गई और फायर या डिस्टर्बेंस कुछ ज्यादा हुआ तो दोनों के बचने के चांसेस 0 हो जाएंगे, क्योंकि बाहर वाले लोग जब चुप होकर देखने लग जाते हैं ना तो बहुत ही डेंजर सी फीलिंग आती है। अब एग्जैक्टली उससे होता क्या है ये तो नहीं पता, लेकिन कुछ बहुत बुरा ही होता होगा, तभी मिस्टर ए, पैनेटिया सब रुक जाते हैं। जो भी हो, क्लाइन ने क्विकली एनालाइज किया कि मिस्टर ए की हंगर उसकी रैशनैलिटी खत्म कर रही है। अगर क्लाइन उसकी हंगर थोड़ी कम कर दे तो शायद वो फाइट रोक दे और वेट करे जब तक क्रिम्सन मून वापस फॉग में हाइड ना हो जाए। एक सेकंड के लिए क्लाइन ने सोचा कि अपना ही फ्लैश काटकर उसे दे दे, लेकिन टाइम पर उसे याद आया कि उसके पास ऑलरेडी फूड है। जी हाँ, क्लाइन के पॉकेट में फ्रैंक ली के ड्राइड मशरूम्स थे। चलो भैया, ये फ्रैंक ली जो गंदे गंदे एक्सपेरिमेंट्स करता है उसका कहीं तो काम आया। जी हाँ, ये ड्राइड मशरूम एक वियर्ड क्रॉस बीड थे, मतलब जो बीफ और रोज बिशप फ्लैश का मिक्स था। मैंने बताया था आपको, इस पे वो काम कर रहा था। ये एक नई स्पीशीज थी, इसलिए डायरेक्टली रोज बिशप से लिंक नहीं थी और क्लाइन ने इसे अपने हर्बल पावर्स के साथ कैरी किया हुआ था बिना किसी रिस्क के। फिर एक और छींक के साथ क्लाइन ने मशरूम्स मिस्टर ए की तरफ थ्रो कर दिया। अब शायद बीफ की स्मेल थी या फिर रोज बिशप का इंस्टिंक्ट, जो भी हो, मिस्टर ए जो था वो लड़ना छोड़ा, तुरंत रुक गया और मशरूम को पकड़ा, बिना सोचे समझे धड़ाधड़ खा गया। धीरे धीरे उसकी आंखों में जो हंगर थी वो थोड़ी कम होने लगी, लेकिन उसकी नजर क्लाइन पे वैसे ही टिकी रही। क्लाइन ने बाकी मशरूम्स भी उसकी तरफ फेंक दिए और मिस्टर ए ने सब खा लिया। अब उसकी कंडीशन विजिबली बेटर थी। उसने बाहर के इंडिस्टिंक्ट फिगर्स की तरफ एक नजर डाली, फिर धीरे धीरे पीछे हटकर शैडो में मर्ज हो गया। क्लाइन ने रिलीफ की सांस ली और ऑपोजिट वॉल की तरफ रिट्रीट कर गया। उसने सोचा कि मिस्टर ए का यहाँ सर्वाइव करना सरप्राइजिंग है, लेकिन रोज बिशप पाथवे की एबिलिटीज ऐसे एनवायरनमेंट में काफी यूजफुल होती है। अपने स्टोर्ड फ्लैश से खुद को सस्टेन करना काफी टाइम तक पॉसिबल हो सकता है। साथ ही ये भी क्लियर था कि लेडी डिस्पेयर पैनेटिया उसे किल नहीं कर पाई, जो दिखाता है कि भैया मिस्टर ए भी कम नहीं है। हाँ, उसके पास जो डेमिगॉड लेवल पावर्स थे वो शायद अब एग्जॉस्ट हो चुके हैं। अब क्लाइन सोचता है कि थोड़ी सी बात वगैरह करके ना इन्फॉर्मेशन निकाली जाए। उसने पूछा कि क्या तुम्हें यहाँ से निकलने का कोई क्लू मिला है, लेकिन मिस्टर ए ने कोई जवाब नहीं दिया। क्लाइन ने सोचा कि शायद उसकी इंसैनिटी उसे बात करने नहीं दे रही। फिर उसने एक नाम लिया, लियो मास्टर, जो अरोरा ऑर्डर का सेंट ऑफ डार्कनेस था। इस बात को सुन के मिस्टर ए रिएक्ट किया। उसने हल्की सी होर्स वॉइस में पूछा कि क्या वो भी यहाँ भेजा गया है। क्लाइन ने सीधा जवाब दिया कि नहीं, वो अब भी बैटल ऑफ गॉड के रूइंस में ट्रैप्ड है। फिर उसने पूछा कि तुम कैथीड्रल के अंदर क्यों नहीं जाते। मिस्टर ए ने कंफ्यूज्ड और फ्रैगमेंटेड टोन में बोला कि वहां बहुत ज्यादा डेंजर है, मतलब बहुत 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 ज्यादा डेंजरस। फिर उसने कहा कि बाहर भी डेंजरस है और सारे डेंजर्स वहीं से आते हैं। जो लोग वैनिश हो गए थे वो क्रिम्सन मून के टाइम वापस अपीयर करते हैं। मतलब समझे दोस्तों, टाउन में जो लोग घूम रहे हैं, जो दिखते हैं, वो एक्चुअली वो लोग हैं जो कि इस फॉगी टाउन में आए और यहाँ भी वैनिश हो गए, मतलब किसी तरह से खत्म हुए, वैनिश हुए, जो भी हो, और वही मैरियोनेट बन के पता नहीं क्या बन के टाउन में घूमने लगते हैं। इस तरह से क्या सिचुएशन है वो तो आप समझ ही रहे हो। वैसे मिस्टर ए इस बारे में और भी बातें बोलना चाहता था, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही जो हल्का सा क्रिम्सन मूनलाइट कर्टन के थ्रू आ रहा था वो अचानक और भी ज्यादा डिम हो गया। जैसे ही क्रिम्सन मूनलाइट धीमी पड़ने लगी, क्लाइन के दिमाग में एक थॉट आया, मून अब दोबारा फॉग के पीछे छुपने वाला है। और जैसे ही ये हुआ, बाहर घूम रहे इंडिस्टिंक्ट फिगर्स एकदम से गायब हो गए, मतलब ऐसे गायब हुए जैसे हवा में घुल गए हो। बीस्ट लाइक ग्राउल्स भी तुरंत बंद हो चुके थे। एनवायरनमेंट वापस नॉर्मल स्टेट में आ गया। इसका मतलब था कि डीमनेस ऑफ डिस्पेयर पैनेटिया अब फ्रीली मूव कर
सकती है और मिस्टर ए को अब बाहर के डेंजर का डर नहीं रहेगा, वो भी अब फुल फोर्स में अटैक कर सकता है। तो क्लाइंट पे अब डबल अटैक होगा, वो भी फुल फोर्स के साथ। भैया सिचुएशन अच्छी नहीं लग रही कुछ। ऐसे में क्लाइंट ने तुरंत अपनी राइट फिंगर स्नैप की और दूर एक पेड़ के पत्तों को इग्नाइट कर दिया। उसका प्लान था मिस्टर ए से डिस्टेंस क्रिएट करना ताकि उसकी कंडीशन और खराब ना हो और साथ ही ये डिसाइड कर सके कि क्या उसे रिस्क लेकर एंशिएंट कैथीड्रल में घुसना चाहिए। क्लाइंट ऑलरेडी एक प्लान बना लिया था, मिस्टर ए की पावरफुल एबिलिटीज को यूज करके पेनाटिया का अटेंशन डाइवर्ट करना। उसके लिए शेफर्ड और मैरिनेटस दोनों बस मीट ही थे, तो वो उस टारगेट को प्रेफर करेगी जो इजी है। जब दोनों लड़ेंगे तब क्लाइंट को एक चांस मिलेगा पेनाटिया पर स्ट्राइक करने का। जैसे ही फ्लेम्स उसके आसपास भड़के उसने देखा कि मिस्टर ए फिर से शैडो बनकर गायब हो गया। क्लाइंट एक सेकंड के लिए स्टन्ड रह गया। ये वही मिस्टर क्रेजी ए है जो हमेशा अटैक करता है, लेकिन यहाँ पे वो भाग गया। उसने खुद भी फ्लेम्स में वैनिश होकर दूसरी जगह टेलीपोर्ट किया, लेकिन जैसे ही वो बाहर आया उसे फील हुआ कि उसका फोरहेड फिर से जल रहा है, ब्रीदिंग उसकी हैवी हो चुकी है, यानी कि अपनी जो पेनाटिया है उसका प्लेग फिर से एक्टिवेट हो चुका है। पेनाटिया ने अपना प्लेग दोबारा से स्प्रेड कर दी। वो हवा में कहीं से तो अपीयर हो गई, एक व्हाइट रोब में धीरे धीरे क्लाइंट की तरफ बढ़ रही थी। उसके नीचे काउंटलेस थिन ट्रांसपेरेंट थ्रेड्स थे जो पूरे एरिया में स्पाइडर वेब की तरफ फैल गए थे। इस बार उसकी आंखों में हंगर नहीं थी, बल्कि एक ट्विस्टेड कामनेस और टीजिंग मैडनेस थी, जैसे वो क्लाइंट को धीरे धीरे तोड़ना चाहती हो, उसे डिस्पेयर में धकेलना चाहती हो। क्लाइंट ने कफिंग को सप्रेस किया और फिर से स्नैप किया, एक और ट्री को इग्नाइट करते हुए। फ्लेम्स के थ्रू टेलीपोर्ट करते हुए वो ट्री के ऊपर अपीयर हुआ, फिर तुरंत ग्राउंड पर जंप करके एंशिएंट कैथीड्रल की तरफ मूव किया। तभी अचानक उसके बॉडी पे आइस जमने लगा, पैरों से लेकर वेस्ट तक थिक फ्रॉस्ट होता है ना आइस का, वैसा कुछ बन गया और टेम्परेचर दोस्तों रैपिडली गिर गया। डर के बावजूद क्लाइंट ने अपना प्लान फॉलो किया। उसने अपना हाथ वॉल पे रखा और क्रीपिंग हंगर को ट्रांसपेरेंट बना दिया और फिर बिना आवाज के वो सीधा वॉल के थ्रू अंदर घुस गया। उसके पीछे एक ब्लैक फायर बॉल आ रही थी जो कि वॉल पे क्रैश हुई, मतलब फायर बॉल ही थोड़ी लेट हो गई क्योंकि क्लाइंट तो वॉल के आर पार चला गया है। अब कौन से वॉल के आर पार गया है वो तो आपको पता चलेगा ही। फोनो में आपको बताता हूँ कि कैथीड्रल के ऊपर रेवेंस ने एक साथ आवाज निकाली और ये ऐसी लग रही थी जैसे कोई वार्निंग दी जा रही हो। पेनाटिया रुक गई और उसने डार्क कैथीड्रल की तरफ देखा और धीरे धीरे उसके चेहरे पर फियर आ गया। यानी कि दोस्तों क्लाइंट जरूर कैथीड्रल के अंदर एंटर कर गया है और जहां पे पेनाटिया खुद बोल रही है कि वो भी नहीं जाती, इतना डेंजर है अंदर, क्लाइंट चूज किया कि नहीं पेनाटिया से तो मैं नहीं बच पाऊंगा, कैथीड्रल के अंदर शायद बच जाऊं, तो उधर ही चला गया है। अब अंदर एंटर करते ही क्लाइंट को कुछ दिखाई नहीं दिया, अंधेरा बाहर से भी ज्यादा गहरा था। धीरे धीरे जब उसकी आंखें एडजस्ट हुई तो उसने जो देखा उसने उसका जो ना खून जमा के रख दिया। ठीक है, मतलब ऐसा भयावह सीन देखता है क्लाइंट। ये जो पूरा कैथीड्रल था वो लटके हुए लोगों से भरा हुआ था। यहाँ हर टाइप के लोग थे, कुछ ब्लैक रोब्स में, कुछ जैकेट्स में, कुछ फैंसी ड्रेसेस में, कुछ भिखारी जैसे लग रहे थे, कोई हैंडसम, कोई अगली, कोई यंग, कोई ओल्ड, लेकिन सब में एक चीज कॉमन थी, वो सब ऐसे लटक रहे थे जैसे कोई मीट क्योरिंग प्रोसेस में हो। उनके सिर झुके हुए, आंखें उल्टे हुए, बॉडीज हल्की सी हिल रही थी। क्लाइंट के लिटरली रोंगटे खड़े हो गए। ठीक है, और क्लाइंट को अब कोई डाउट नहीं था कि ये जगह उतनी ही डेंजरस है जितना पेनाटिया और मिस्टर ए ने कहा था। इससे अच्छा तो पेनाटिया से ही लड़ाई कर लेता, एक तरफ खाई, दूसरी तरफ उससे भी बड़ी खाई, नहीं कुआं नहीं, उससे भी बड़ी खाई, समझ रहे हो बात। क्लाइंट वॉल के पास खड़ा रहा, रेडी था कि अगर कुछ भी गलत हुआ तो डोर ओपनिंग यूज करके तुरंत भाग जाए। तभी एक ठंडी हवा चली और सब लटके हुए बॉडीज एक साथ उसकी तरफ मुड़ गए। उनके नेक्स रोप की तरह लटक रहे थे, हेड्स ऑकवर्ड एंगल पे झुके हुए थे। क्लाइंट ऑलमोस्ट गैस्प करने वाला था जब उसने अपना हाथ वॉल पर और टाइट प्रेस किया और फिर सब ने एक साथ आंखें खोली और एक ही आवाज में बोलने लगे, हॉर्नेशियस फ्लेग्रिया, हॉर्नेशियस फ्लेग्रिया, हॉर्नेशियस फ्लेग्रिया। ये आवाज दोस्तों हम सब जानते हैं कौन सी आवाज है, क्लाइंट को हमेशा सुनाई देती है और ये जो थी वो क्लाइंट के दिमाग में सीधा घुसने लग गई। और इस पॉइंट पे क्लाइंट को रियलाइज हुआ कि ये वही रेविंग है जो उसने अपने पास्ट एडवांसमेंट्स में सुना था और अब उसे समझ आया कि ये आवाज यहां से आती है। जी हाँ, इस एंशिएंट कैथीड्रल से इनसाइड द फॉगी टाउन और इन लटके हुए लाशों से। उस मोमेंट पे क्लाइंट का सिर्फ स्काल्प ही नहीं, पूरा बॉडी हल्का सा ट्रेम्बल करने लगा। कांप रहा है लौंडा। उसके दिमाग में एक शॉकिंग थॉट आया, क्या ये फॉगी टाउन एक्चुअली हॉर्नेशियस माउंटेन रेंज के मेन पीक से रिलेटेड है? क्या ये वही वैनिश्ड नेशन ऑफ एवनाइट है? क्या क्लाइंट सच में उस माउंटेन पर है? लेकिन फिर ये सब इस कैथीड्रल के अंदर क्यों है? और सबसे अजीब बात, ये रेविंग उसे हेडेक या लॉस ऑफ कंट्रोल की तरफ पुश नहीं कर रही थी। क्लाइंट ने अपने हाथ बार बार खोलकर बंद किए, खुद को कंट्रोल करते हुए, ताकि वो पैनिक में वॉल के थ्रू भाग न जाए। उसने डिसाइड किया कि जब वो ऑलरेडी यहाँ आ ही गया और सोर्स देख ही लिया है तो बिना समझे भागने का कोई सोल्यूशन नहीं है। कम से कम थोड़ा एक्सप्लोर तो कर ही ले सकता है, वरना अगर कुछ अबनॉर्मल हुआ तो उसे रीजन भी नहीं पता चलेगा। क्लाइंट गोल्ड कॉइन से क्विक डिविनेशन किया और फिर स्पिरिट विजन एक्टिवेट किया। ऊपर लटके हुए लोगों को देखते ही उसने नोटिस किया कि उनकी स्पिरिचुअलिटी जो थी वो एक जगह कन्वर्ज हो रही थी। उनका जो ऑरा कलर था वो नॉर्मल था, लेकिन उनमें एक अजीब स्टिफनेस थी। अब ये सब देख के क्लाइंट काइंड ऑफ कंफ्यूज हो गया कि ये लोग क्या अभी भी जिंदा हैं? फिर उसने स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स
ऑब्जर्व करने का ट्राई किया। जैसे ही उसने देखा उसकी आंखें फट गई मतलब लिटरली नहीं, मतलब चौंक के फट गई, नहीं होता, एकदम शॉक्ड हो गया। उन सब के जो स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स थे वो एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे, और कहां जा रहे थे? ऑफ कोर्स कैथीड्रल के पीक की तरफ। और तभी तो ये लोग लटके हुए हैं उसी पीक से, एक भी एक्सेप्शन नहीं है यहाँ दोस्तों। सारे के सारे लोग के जो स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स है वो ऊपर जा रहे हैं। सीन बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे उनकी बॉडीज उनके स्पिरिट बॉडी थ्रेड से लटकाई गई हो। और तब क्लाइन ने कुछ और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग देखा। उसके जो अपने स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स थे वो भी ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ मूव कर रहे थे। ये पहली बार था जब उसने अपने थ्रेड्स को खुद से मूव करते देखा था। जैसे मैग्नेट होता है ना, मेटल को खींचता है, वैसे ही वो थ्रेड्स ऊपर जा रहे थे। एक थ्रेड तो ऑलरेडी पीक तक पहुंच भी गई थी। क्लाइन को तुरंत समझ आ गया कि अगर ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ तो वो भी उन लटके हुए क्योर्ड मीट जैसा बन जाएगा। क्लाइन भी उनका एक पार्ट बन जाएगा, उधर लटक जाएगा, एंड फिर जब होता है ना मून वाला सिस्टम होता है तो बाहर जाके टाउन बनाएगा, जैसा हो रहा है यहाँ पे। और क्लाइन भी यहाँ लटक के वही रेविंग्स रिपीट करेगा, हॉर्नेशियस फ्लेग्रिया। अब नॉर्मल बियॉन्डर्स के पास एक ऑप्शन होता है यहाँ से भागना, लेकिन क्लाइन एक मैरियोनेटिस्ट है कि नहीं दोस्तों? तो हाँ, वो अपने स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स को कंट्रोल करता है। तो क्लाइन तुरंत इसे कंट्रोल करना शुरू किया और एक एक करके नीचे खींचना शुरू किया। लगभग 30 सेकंड्स की स्ट्रगल के बाद वो इस प्रोसेस को टेम्परली रोक पाया, लेकिन थ्रेड्स अब भी ऊपर ड्रिफ्ट करने की कोशिश कर रहे थे। यानी क्लाइन को कॉन्स्टेंटली फोकस करना होगा कि उसकी जो स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स है वो मतलब ड्रिफ्ट होके ऊपर न चली जाए, उसको कंट्रोल में ही रहे क्लाइन के। और क्लाइन इस पॉइंट तक समझ गया था कि यही जो है वो कैथीड्रल के मेन डेंजर्स में से एक है। मतलब अगर कोई सीयर पाथवे का नहीं है जो कि स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स को कंट्रोल कर सकता है, तो वो तो यहाँ कैथीड्रल के अंदर आ जाएगा, कुछ सेकंड में ही मैरिनेट बन के वैसे ही लटक जाएगा, राइट? लेकिन क्लाइन लकी निकला इस मतलब सेंस में, तो वो सीयर है तो वो अपने स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स को कंट्रोल कर सकता है और वहां कैथीड्रल की छत तक नहीं जाने देगा। तो हाँ, अब जो था वो क्लाइन वॉल से दूर रहकर धीरे धीरे अंदर बढ़ा। ऊपर लटकते हुए फिगर्स हल्की सी मूवमेंट के साथ उसे देखते हुए लग रहे थे। लगभग 30 मीटर आगे जाने के बाद उसने एक नया सीन देखा। सामने एक पिच ब्लैक ऑल्टर था और ऑल्टर पे एक स्टैचू था। कुछ और कदम आगे बढ़ते ही क्लाइन इस स्टैचू को क्लियरली देख पाता है। ये स्टैचू एक फीमेल ह्यूमन जैसी थी, लेकिन उसके हिप्स और रिब्स से बीस्ट लेग्स निकल रहे थे जो ब्लैक फर से कवर्ड थे। उसके आसपास ब्लैक बैंड्स थे जो टेंटिकल्स की तरफ फैल रहे थे। उसके फीट के पास सोल्स थे जैसे वो उस पेडिस्टल पर होल्ड कर रहे हो। अब क्लाइन जब इसका फेस देखता है स्टैचू का, तो भैया अगेन उसके हक्के बक्के उड़ गए। ये फेस उसके लिए बिल्कुल अनफेमिलियर नहीं था। ये तो वही एंटिटी है जो कि क्लाइन को यहाँ भेजी है। ये स्टैचू बिल्कुल सेम था, सेंट सैमुअल कैथीड्रल वाली इरेजर जो एंजल है उसके जैसा 0-17। क्लाइन के दिमाग में एक के बाद एक थॉट्स आने लग गए। क्लियरली उसका कनेक्शन इस जगह से है, क्योंकि देखो जो लोग इरेज होते हैं वो यही भेजे जाते हैं, इसलिए इनका रिलेशन होना ऑब्वियस है। लेकिन इसका कनेक्शन हॉर्नेशियस माउंटेन और 4th इपॉक के नेशन ऑफ एवनाइट से क्या है? क्या ये मदर ऑफ स्काई से रिलेटेड है? और अगर हाँ, तो फिर ये चर्च के लिए काम क्यों कर रही है? और ये फॉर्म ये थोड़ा रिजेंबल करता है उस डेमोनिक वुल्फ को जिसका मेंशन लिटिल सन ने किया था। क्लाइन ने अपनी नजर हटाई और दूसरी डायरेक्शन में क्लूज ढूंढने लगा। कुछ सेकंड्स बाद उसने एक और फिगर देखा। वो हवा में लटका हुआ नहीं था। स्टैचू के पीछे थोड़ा साइड में जो फिगर बैठा था वो एक बूढ़ा आदमी था, ब्लैक रोब में और हुड पहने हुए था। उसका सर झुका हुआ था, आंखें बंद थी और उसकी दाढ़ी लंबी सफेद और इतनी घनी थी जैसे सालों से ट्रिम नहीं की हो। डम्बलडोर जैसी दाढ़ी, समझ रहे हो बात? और उसका जो असली चेहरा था वो कैसा होगा ये बताना ही मुश्किल था, इतना ज्यादा दाढ़ी वगैरह है तो कैसे पता चलेगा। लेकिन क्लाइन के लिए सबसे अजीब चीज ये नहीं थी। सबसे अजीब चीज ये थी कि उसकी स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स बाकी सब लोगों जैसे बिहेव नहीं कर रहे थे। जहां बाकी सबके थ्रेड्स ऊपर कैथीड्रल के पीक की तरफ खिंच रहे थे, इस एल्डर के थ्रेड्स उसके खुद के बॉडी के अराउंड घूम रहे थे, जैसे एक क्लोज्ड लूप बना रहे हो। सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों वही है। मतलब अपने थ्रेड को ये काइंड ऑफ कॉइल कर लिया था अपने अंदर, काइंड ऑफ एक टेक्निक कह सकते हैं जिससे इसकी थ्रेड्स नहीं खिंच रही। और शायद इसी वजह से ये आदमी लटका हुआ नहीं है, साइड में बैठा हुआ है। शायद ये इस जगह के डेंजर को इसी तरीके से अवॉइड कर रहा है। तभी अचानक उस एल्डर ने आंखें खोल दी, पिच ब्लैक आंखें, बिल्कुल स्टिल पानी की तरह। क्लाइन डर के एक स्टेप पीछे हट गया, क्लाइन डर के एक स्टेप पीछे हट गया। एकदम से वो अलर्ट हो गया था और उसके हाथ जो थे वो एकदम रेडी पोजीशन में थे। लेकिन दोस्तों ये एल्डर जो था वो अटैक नहीं किया। उसने धीरे से बोला कि फाइनली एक और सीयर यहाँ आया है। क्लाइन के दिमाग में तुरंत कनेक्शन बना कि यहाँ सिर्फ इरेज्ड लोग नहीं आते, बल्कि वो लोग भी जो बैटल ऑफ गॉड के रूइंस में वैनिश हुए, और उनमें से कुछ सीयर पाथवे के बियॉन्डर्स भी हो सकते हैं, राइट? तो क्लाइन ने खुद को काम किया और पूछा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो? एल्डर ने सीधा जवाब नहीं दिया, बल्कि पूछा कि तुम यहाँ से निकलना चाहते हो ना, मैं तुम्हें बता सकता हूँ कैसे। क्लाइन तुरंत कन्विंस नहीं हुआ। उसने काउंटर किया कि अगर तुम्हें पता है कि यहाँ से कैसे निकलना है तो तुम खुद यहाँ क्यों हो, खुद ही निकल जाते हैं। इस पे एल्डर हल्का सा हंसता है और कहता है कि बेटा क्योंकि मैं जो है ना बहुत साल पहले ऑलरेडी मर चुका हूँ। अब ये सुन के क्लाइन के बॉडी में एकदम जो है ना सरसराहट हो गई। ठीक है, डर गया बंदा थोड़ा सा, क्योंकि ये कोई नॉर्मल सोल भी नहीं लग रहा था, कोई बहुत खतरनाक ओपी इंसान है। अब कौन है वो तो आपको इसी वीडियो में पता चल जाएगा, बट हाँ है ओपी इंसान, ये मैं बता दूं। इस एल्डर ने समझाया कि उसने स्पेशल बियॉन्डर एबिलिटी से हिस्ट्री ऑफ फेट के वॉइड में से अपना एक प्रोजेक्शन का हिस्सा कट करके यहाँ छोड़ दिया है। उसका
इसका ओरिजिनल बॉडी और स्पिरिट कब का खत्म हो चुका है, ये बस एक प्रोजेक्शन है जो अब तक सर्वाइव कर रहा है। अब क्लाइन इस बात को वेरीफाई नहीं कर पाया, लेकिन उसने प्रैक्टिकल सवाल पूछा कि तुम सीएस को एस्केप का रास्ता क्यों बताते हो। एल्डर ने कामली बोला कि जब तुम डोर ओपन करोगे, यहाँ के हिस्ट्री ऑफ फेट चेंज हो जाएगी और उसका ये प्रोजेक्शन भी वैनिश हो जाएगा। तब सिर्फ एक अर्न बचेगा जिसमें उसकी एशेज होगी, बुड्ढे की। एल्डर की एक लास्ट विश है कि उसके जो एशेज हैं उसको स्ट्रेंजो रिवर में इंटिस के कैपिटल ट्रायर के पास स्कैटर कर दिया जाए, क्योंकि वहां उसका होम टाउन है। इनफैक्ट एल्डर यहाँ क्लाइन से पूछता है कि क्या वो जगह अब भी एग्जिस्ट करती है, कर रही है ना, ऐसा तो नहीं जगह ही खत्म हो गया। तो क्लाइन कहता है नहीं, अभी भी है वो जगह। इसके बाद क्लाइन ने टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा पूछा कि यहाँ से कैसे निकला जाए। एल्डर ने स्टैचू के पीछे वाली वॉल की तरफ इशारा किया। क्लाइन हेजिटेंट था, क्योंकि पहले ब्लाइंडली फॉलो करने का रिजल्ट याद है ना, पेनेटिया को देख लिया था क्या हुआ था। लेकिन फिर भी इस बार वो केयरफुली उस डायरेक्शन में देखा। वॉल पर एंशिएंट सिंबल्स इनग्रेव्ड थे, लेकिन बीच में एक गैप था, एक रेक्टेंगुलर इंसेट जैसा गैप था, जैसे किसी ने ब्रिक निकाल दी हो। एल्डर ने बताया कि अगर तुम मैचिंग ऑब्सीडियन रॉक लाकर उसमें फिट कर दो तो ये वॉल टेम्पररी अनलॉक हो जाएगी और वहां पे एक हिडन डोर रिवील होगा। फिर वो एक स्पेशल सिंबल बताएगा जो उस डोर को ओपन करने का की होगा। क्लाइन ये सब सुन रहा था, लेकिन उसके दिमाग में ऑलरेडी एक सिंबल फ्लैश हो चुका था, एक वर्टिकल आई जो कई सीक्रेट सिंबल से मिलकर बना था। वही सिंबल जो एंटिगोनस फैमिली के नोटबुक ने उसके दिमाग में इम्प्लांट किया था। क्लाइन को याद आया कि एंटिगोनस फैमिली का कनेक्शन हॉर्नेशियस माउंटेन के मेन पीक पर मौजूद नेशन ऑफ एवर्नाइट से काफी गहरा लग रहा था। उसके दिमाग में तुरंत डाउट आया कि क्या ये वो की है, लेकिन उसने अपने थॉट्स को कंट्रोल किया और सीधा पूछा कि जो पहले सीएस यहाँ आए थे वो फेल क्यों हो गए। एल्डर हल्का सा हंसा और बोला कि कुछ लोग तुम्हारी तरह ज्यादा सोचते रहे और डिले करते रहे, इसलिए फेल हो गए। और क्रिम्सन मून क्लियर होने से पहले कैथीड्रल से बाहर नहीं निकल पाए, मतलब अगर वो भी नहीं कर पाए तो भी तुम्हारा गेम है। आखिर में वो उन लटके हुए बॉडीज का हिस्सा बन गए। एल्डर कैजुअली मेंशन किया कि एक हैंडसम फेस वाला आदमी और एक फ्लॉलेस फीचर्स वाली लेडी भी इसी फेट का शिकार हुए। क्लाइन थोड़ा सा इरिटेट हुआ, लेकिन उसे एक इंपॉर्टेंट बात समझ में आ गई। जैसे ही क्रिम्सन मून क्लियर होता है, कैथीड्रल का डेंजर लेवल काफी बढ़ जाता है एंड इवन मैरियनिस्ट भी अपने स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो कॉन्स्टेंटली लाइट ऑब्जर्व करेगा और जैसे ही क्रिम्सन मून क्लियर होगा वो तुरंत वॉल के थ्रू एस्केप करेगा। उसने आसपास देखकर डिस्टेंस कैलकुलेट किया और एक इमरजेंसी प्लान रेडी किया। एल्डर आगे बताता है कि कई लोग अनलकी भी थे, उनका सामना ऐसे एनिमी से हुआ जो अपनी सैनिटी खो चुके थे और सिर्फ उन्हें फूड की तरह देखते थे, तो हाँ, उन्हें सीधा डिवाउर कर लिया गया। एल्डर ये भी कहा कि सीयर पाथवे के बियॉन्डर्स वैसे भी कम होते हैं और जो मैरियनिस्ट बन पाते हैं वो और भी कम, और जो यहाँ तक पहुंचते हैं वो तो और भी रेयर हैं। फिर एल्डर ने हिंट दिया कि काफी लोग अट्रैक्टेड या इंटाइज्ड होकर भी यहाँ आने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका एंड भी इक्वली ट्रैजिक होता है। ये सुनकर क्लाइन के दिमाग में एक और डाउट स्ट्रांग हो गया कि क्या एंटिगोनस फैमिली का सो कॉल्ड ट्रेजर एक्चुअली में एक ट्रैप है। जो विजन्स उसने पहले देखे थे, लाइक ब्रोकन पैलेस और स्ट्रेंज वॉर्म्स वाले, वो भी इसी डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे थे। लेकिन क्लाइन यहाँ ज्यादा डिटेल में नहीं घुसा और सीधा पूछा कि ऑब्सीडियन रॉक कहाँ मिलेगा। एल्डर ने बिना हेजिटेशन के बोला कि वो डीमनस ऑफ डिस्पेयर के पास है। तो क्लाइन तुरंत इन बातों को कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है। देखो, पैनेटिया का एक्चुअल सीक्वेंस टाइटल डीमनस ऑफ डिस्पेयर है। क्लाइन ऑनेस्टली बोला कि उस रॉक को लेना, वो भी पैनेटिया से, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है क्लाइन के लिए, क्योंकि वो एक ट्रू डेमीगॉड है। एल्डर ने सिर्फ सर हिलाया और बोला कि मैं खुद ज्यादा हेल्प नहीं कर सकता, मैं तो ऑलरेडी मृत हूँ। फिर उसने कैजुअली पूछा कि तुम्हारे पास एक मैरिनेट था ना जब तुम आए थे। क्लाइन ने कहा हाँ, लेकिन उस मैरिनेट को तो डीमनस खा चुकी है। इस पे एल्डर हंसा और बोला कि मैं उसे हिस्ट्री से वापस बुला सकता हूँ। अगले ही मोमेंट क्लाइन ने देखा कि उसके पास लाइंस ड्रॉ होने लगी और उसने एडमिरल ऑफ ब्लड सेनोर का फिगर रिक्रिएट होते देखा। सेम ट्रायंगुलर हैट, सेम डार्क रेड कोट और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसके स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स अब क्लाइन के कंट्रोल में थे। क्लाइन ये देख के शॉक में था कि भाई ये एल्डर कितना पावरफुल है, हिस्ट्री ऑफ टाइम से पता नहीं ओल्डर वर्जन को ले आया है। लेकिन हाँ, एल्डर यहाँ एक बात कहता है कि ये सिर्फ 30 मिनट तक ही रहेगा, इसलिए इस 30 मिनट का सही इस्तेमाल करो। साथ ही उसने क्लाइन के कंट्रोल को भी इनहैंस कर दिया, जिससे मैरियनेट उसके बियॉन्ड पावर यूज कर सकता है और क्लाइन उसके साथ इंस्टेंट पोजीशन स्वैप भी कर सकता है। क्लाइन के दिमाग में तुरंत पॉसिबिलिटीज फ्लड हो गई। अगर मैरियनेट उसकी पावर यूज कर सकता है तो वो एक परफेक्ट बॉडी डबल बना सकता है। ये तो बिजारो सॉर्सरर लेवल का एबिलिटी लग रहा था। मतलब क्लाइन का जो ऊपर का ये है सीक्वेंसेस, उसकी एबिलिटी है। मतलब एनिमी को पता ही नहीं चलेगा कि असली क्लाइन कौन है। इस लेवल का रिक्रिएशन हो सकता है। और हिस्ट्री से मैरियनेट समन करना, ये तो बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल की पावर है। मतलब अगर आप हिस्ट्री में कुछ भी देखे हो, उससे कुछ भी समन कर सकते हो। समझ रहे हो ये पावर कितनी ओपी हो सकती है। अब कौन से सीक्वेंस की ये पावर है ये नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है, जो कि मजा आएगा आपको आगे के बुक्स में जब मिलेगी पावर। ये कुछ लोगों को, किसको नहीं बताऊंगा, ठीक है। कमेंट में तुम लोग स्पॉइल करना शुरू कर दो। जो भी हो, एल्डर ने क्लाइन की तरफ देखा और बोला कि मुझे एक पेपर फिगरीन दो। क्लाइन थोड़ा हेजिटेट किया, लेकिन फिर उसने एक पेपर फिगरीन निकालकर उसे दे दिया। एल्डर ने उसे हाथ में लिया और कैजुअली स्वाइप किया। अगले ही मोमेंट क्लाइन का हेडेक, फीवर और सोर थ्रोट सब गायब हो चुका था। पेपर फिगरीन पर रस्ट जैसी रेड स्पॉट्स आ गई थी और वो ब्रिटल होकर टूट गया। क्लाइन समझ गया कि उसने अपनी इलनेस ट्रांसफर कर दी है उस फिगरीन के अंदर। भैया ये बुढ़ा कितना पावरफुल है, आखिर ये बुढ़ा है कौन? टेंशन मत लो, वीडियो अब खत्म होने वाली है ना,
ना 1 मिनट के अंदर, बस कुछ सेकंड में आपको बताने वाला हूँ ये बुड्ढा कौन है। चलो बता ही देता हूँ, इतना तरफ रहे हो तो क्लाइन इस बुड्ढे से पूछ लेता है एल्डर से कि मैं आपको क्या बुलाऊं। एल्डर थोड़ा सा पॉज करता है, हल्का सा हंसता है और बोलता है तुम मुझे ज़रातोल कह सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ये बुड्ढा है ज़रातोल, सीक्रेट ऑर्डर का फाउंडर, जो कि याद है ना अपने एम्परर रोजेल से मिलता रहता था। कितना पावरफुल वो उस टाइम पे ही था, पता नहीं सीक्वेंस 1 तो एटलीस्ट पहुंच ही गया था एज फार एज आई रिमेंबर, 1 नहीं तो 2 तो होगा ही भैया। इतना पावरफुल ये यहाँ बैठा है, मतलब उसका एक प्रोजेक्शन है जैसा वो बता रहा है। तो ये कर क्या रहा है, ये चाहता क्या है, यहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनका मैं आंसर करूंगा अगली वीडियो में, क्योंकि अगली वीडियो के अंदर आई प्रॉमिस यू कि यहाँ जो फॉगी टाउन का खेल है ना वो सब खत्म होगा। एक और मैं बात बता दूं आपको कि अगली वीडियो नेक्स्ट मंडे को नहीं, उससे पहले ही आ जाएगी। जी हाँ, इस बार मैं एक मिड वीक भी LOTM वीडियो डालूंगा और नेक्स्ट मंडे को जो वीडियो आनी है वो तो आएगी ही। तो तैयार हो जाओ दोस्तों, क्योंकि मेरे को खुद फॉगी टाउन में आके बहुत मजा आ रहा है, तो इसको जल्दी से मैं खत्म करना चाहता हूँ। इसलिए मिड वीक एक वीडियो एक्सपेक्ट करना। एग्जैक्ट टाइम नहीं बताऊंगा, वेडनेसडे थर्सडे कभी भी आ सकती है, बट आएगी जरूर, ये पक्का मैं बोल रहा हूँ। चलो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो कैसा लगा, ज़रातोल की एंट्री आपको कैसी लगी, ये सब भी बताना। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, सारे चैनल पे नए हैं तो मैं सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।